डिस्क्लेमर, आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और कहानी का आनंद लीजिए। अध्याय 151, द ग्रैंड टूर। एरिक जल्दी से माइक, एंथनी और सारा के पास गया, जो लंबे, लहराते भूरे बालों वाली एक खूबसूरत औरत थी और उसने कैजुअल लाल ड्रेस पहनी हुई थी। भले ही वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े एक सीईओ की बेटी थी, लेकिन उसने अपने स्टेटस के हिसाब से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं किया। जब एंथनी ने एरिक को देखा तो उसने तुरंत उसका परिचय कराया। एरिक, सारा हैरिस से मिलिए, मिस्टर रॉबर्ट की बेटी, एंथनी ने सारा का परिचय देते हुए कहा। हेलो, क्या आप एरिक हैं? मैंने एंथनी से इसके बारे में पहले ही सुन लिया है और मैं असल में द एम्प्रेस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सारा ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई, धन्यवाद, एरिक ने मुस्कुराते हुए सारा का हाथ मिलाते हुए जवाब दिया। आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। मुझे यकीन है कि हम साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बना सकते हैं, सारा ने आगे एरिक की बिल्डिंग को देखते हुए कहा। एरिक ने सहजता से कहा, मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है, मिस सारा। अचानक किसी ने एरिक के कंधे पर थपथपाया। एरिक ने मुड़कर देखा तो केटी उसके पीछे खड़ी थी। उसने गुलाबी स्वेटर और जीन्स पहनी हुई थी। उसने अभी भी अपना चश्मा पहना हुआ था, लेकिन उसके बाल ऑफिस की तरह जूड़े में बंधे होने के बजाय खुले हुए थे। उसके हाथ में एक टैबलेट था। मैंने कर दिखाया, केटी ने खुशी से कहा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहन केटी, एरिक ने मुस्कुराते हुए कहा। जब केटी ने एरिक की बिल्डिंग को देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो वह एक पल के लिए शॉक में जम गई। उसे पक्का पता था कि एरिक के दादाजी की बिल्डिंग उसके सामने खड़ी मास्टरपीस जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। वह एरिक की तरफ देखने के लिए मुड़ी, उसका चेहरा सवालों और कन्फ्यूजन से भरा था, हालांकि वह चुप रही। सिर्फ केटी ही नहीं, एंथनी भी असल में हैरान लग रहा था, लेकिन क्योंकि सारा वहां थी इसलिए वह चुप रहा। फिर माइक ने ऑफिशियली केटी को सारा से मिलवाया, जिसके बाद एरिक ने सबको अंदर बुलाया। जब उन्होंने वेन्यू लॉबी के दरवाजे खोले तो वे सब हैरान रह गए, एरिक खुद भी, ये देखकर कि लॉबी एक पूरे थिएटर जैसी लग रही थी, जिसमें टिकट बूथ और मर्चेंडाइज स्टैंड भी थे। ऊंची छत से एक शानदार क्रिस्टल झूमर लटका हुआ था, जिससे पूरा कमरा एक एलिगेंट, हाई एंड फील दे रहा था। लॉबी में घूमने के बाद वे मेन जगह पर पहुंचे। जाहिर है, वे सामने बने बड़े स्टेज, उसके चारों ओर बनी सीटों की लाइन और ऊंची स्टेज लाइटिंग रिग देखकर तुरंत हैरान रह गए। स्टेज और आगे की सीटों के बीच जनरल एडमिशन टिकट वालों के लिए एक खास गड्ढा था, जिसे स्टेज के चारों ओर एक छोटे बैरियर से अलग किया गया था। वाह, ये जगह पूरी तरह से प्रोफेशनल लेवल पर बनाई गई है, सारा ने अपने आसपास का माहौल देखते हुए कहा। हाँ, मुझे इसके बारे में बताओ, एरिक ने कहा। वह भी उतना ही हैरान था क्योंकि वह भी इसे पहली बार देख रहा था। दोनों तरफ से उसके पास आकर माइक और एंथनी ने तुरंत एरिक को अपनी कोहनी से धक्का दिया ताकि वह अपने ही घर में एक हैरान मेहमान की तरह बर्ताव न करे। मेरा मतलब है, मैंने इसे प्रोफेशनल मदद से डिज़ाइन करवाया था, एरिक ने तुरंत अपनी बात सुधारी। फिर वह एंथनी और माइक की तरफ देखने लगा, जो सिर हिला रहे थे, जबकि केटी माइक के ठीक बगल में अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। शानदार जगह को पीछे छोड़कर एरिक उन्हें खाली दुकानों और रेस्टोरेंट की जगहों को देखने के लिए लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर ले गया। डिज़ाइन एक बुटीक मॉल जैसा लगा, बहुत सिंपल लेकिन उतना ही स्लीक। दूसरी मंजिल का टूर खत्म करने के बाद एरिक सारा को तीसरी मंजिल देखने ले गया, जहां वेन्यू के स्टूडियो, ऑफिस, मेकअप रूम और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट थे। चौथी मंजिल पर बैंड के लिए रिहर्सल की जगह, डांस कोरियोग्राफी स्टूडियो, ग्रीन रूम और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने की जगह थी। पांचवीं और छठी मंजिल प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए थी, जबकि सातवीं मंजिल म्यूजिक वीडियो और रिकॉर्डिंग के लिए सीजीआई और मीडिया प्रोडक्शन के लिए बनाई गई थी। फिर वे सीधे 18वीं मंजिल पर चले गए, जहां मेन बोर्ड रूम था। एरिक ने एंथनी, सारा, केटी और माइक को अंदर बुलाया। एंथनी ने तुरंत अपने स्मार्टफोन पर फोटो देखना शुरू कर दिया। वह पूरे टूर के दौरान केटी और माइक की निगरानी में लगातार तस्वीरें खींच रहा था। जब सब अपनी सीटों पर बैठ गए, एंथनी ने खुशी से कहा, मेरे पास सभी ज़रूरी फ़ोटो हैं। मैं उन्हें कल मिस्टर रॉबर्ट को दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एंथनी, एरिक ने सहजता से कहा।
सारा ने कहा, मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने पापा से पहले ही सुन लिया है और अब जब मैंने खुद सब कुछ देख लिया है तो मैं बोर्ड से भी बात करूंगी। ओह सच में, बहुत बहुत धन्यवाद, एरिक ने खुश होकर जवाब दिया। हालांकि जब हम एग्रीमेंट पर आगे बढ़ेंगे तो हम किसी के साइन करने से पहले हर चीज़ को अच्छी तरह से रिव्यू करना चाहेंगे, केटी ने बीच में ही कहा और तुरंत पक्की सीमाएं तय कर दीं। बेशक, हम अपनी लीगल टीम से भी एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार करवाएंगे, एंथनी ने जवाब दिया। केटी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एग्रीमेंट का इंतजार करेंगे। इस बीच माइक ने अपने स्मार्टफोन के नोट्स ऐप में कुछ लिखा और फिर एरिक की तरफ देखा जो उसके ठीक बगल में बैठा था। एरिक, जेड और बाकी लोग कहाँ गए? माइक ने पूछा। ओह अच्छी बात है, घूमते समय हम उनसे बिल्कुल नहीं मिले, एरिक ने सोचते हुए जवाब दिया। क्या इसके ऊपर और भी मंजिलें हैं? लिफ्ट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ऊपर 2 और मंजिलें हैं, है ना? सारा ने पूछा। एरिक ने कहा, हाँ, इसके ऊपर सीईओ और बोर्ड ऑफिस हैं। ओह, उसके लिए तो पूरी 2 मंजिलें। सारा ने पूछा। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर बिल्डिंग के मालिक का प्राइवेट घर है, एरिक ने थोड़ा शर्माते और हिचकिचाते हुए जवाब दिया। आह मैं समझ गई, सारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। केटी, माइक और एंथनी ने भी एरिक को तीखी नज़र से देखा, उनके चेहरे लगभग चिल्ला रहे थे, ये बिल्डिंग तुम्हारी है, प्लीज़ अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कंफ्यूज होना बंद करो, तुम हमें शर्मिंदा कर रहे हो। फिर उन्होंने उस कॉन्सेप्ट पर बात करना शुरू किया जिसके बारे में उन्होंने पहले बात की थी। एरिक देख सकता था कि सारा को सच में अपने पिता के शोबिज़ बिजनेस की अच्छी समझ थी और उससे बात करना बहुत आसान था। उसने कुछ दूसरे आइडिया भी सुझाए, यहाँ तक कि केटी ने माइक से कानूनी पचड़ों की वजह से नोट्स लेने को कहा। जब वे एक सीरियस बातचीत कर रहे थे तभी अचानक बोर्डरूम का दरवाज़ा चरमराकर खुला। एमा, क्लोई, मोनिका, प्रिया, हेडी और लॉरा ने अंदर झांका। उनके पीछे फ्रॉस्टेड ग्लास से अंदर से 3 और लोग दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जेड, रूबी और तानिया बाकी लोगों के ठीक पीछे खड़ी थीं। एरिक ने उन्हें अंदर आने के लिए हाथ हिलाया। तुरंत उन्होंने दरवाज़ा पूरा खोला और एक साथ अंदर चले गए और लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल के दूसरे कोने पर अपनी सीट ले ली। सारा ने उनकी मौजूदगी देखकर अपना सिर घुमाया और तुरंत जम गई। उसकी नज़रें मोनिका, क्लोई, प्रिया, हेडी और लॉरा पर टिक गईं, फिर वह एरिक की तरफ देखने लगी। महारानी यहाँ हैं? सारा ने पूछा। हाँ वही हैं, एरिक ने सहजता से उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, सारा ने खड़े होते हुए कहा। किस बारे में बात करें? एरिक ने भी खड़े होकर पूछा, उसके पीछे केटी और माइक भी खड़े हो गए। मर्चेंडाइज के बारे में, क्योंकि एक बार जब वे नीचे परफॉर्म करेंगे तो वे पक्का छा जाएंगे और आइकॉन बन जाएंगे। मैं उनकी मर्च लाइन को हैंडल करना चाहती हूँ, सारा ने जोश से कहा। अरे सॉरी एरिक, मैं बताना भूल गया, वह एक कंपनी की मालिक हैं जो एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में सेलिब्रिटी मर्चेंडाइज बनाती है, एंथनी ने बताया। ओह मैं समझ गया, एरिक ने जवाब दिया। ठीक है, मुझे उसके साथ चलने दो, मैं वहाँ जाऊंगी, केटी ने कहा। एरिक ने मोनिका, क्लोई, प्रिया, हेडी और लॉरा की तरफ देखा। ये जानते हुए कि क्लोई को पहले से ही बिजनेस के मामले संभालने की आदत थी, वह वापस केटी की तरफ मुड़ा। ठीक है प्लीज़ करो, एरिक ने जवाब दिया। केटी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सिर हिलाया और एरिक की तरफ मुस्कुराई, फिर सारा की मदद करने के लिए आगे बढ़ी, जो अभी भी खड़ी थी और एंथनी से बात कर रही थी। आपके बाद, मिस सारा, केटी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ आपके बाद, मिस केटी, सारा ने जवाब दिया। वे दोनों सीधे द एम्प्रेस की 5 लड़कियों के पास गईं और बातचीत शुरू की। केटी ने सारा को उनसे मिलवाया और वे टेबल के सबसे आखिर में बैठ गईं। जैसा कि एरिक को उम्मीद थी, क्लोई ने तुरंत सारा और केटी के साथ बातचीत शुरू कर दी। इस बीच एमा, रूबी, जेड और तानिया मेन बातचीत से बाहर निकलकर एरिक, माइक और एंथनी के पास गए। जैसे ही तानिया को पता चला कि एंथनी कमरे में है, वह वहीं रुक गई। तानिया को वहां देखकर एंथनी भी उतना ही हैरान था। तुम यहाँ क्या कर रही हो, तानिया? एंथनी ने पूछा। माइक, क्या तुमने उसे नहीं बताया? तानिया ने पूछा। सॉरी, भूल गया और मेरे पास टाइम नहीं था, बस उसे खुद ही बता दो, माइक ने आराम से जवाब दिया। ठीक है, यह इस तरह है। फिर एरिक ने एंथनी को अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताया। एरिक की बात सुनने के बाद एंथनी ने तानिया की तरफ देखा, उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। तो तुम आखिरकार मेरे साथ काम कर रहे हो, जिद्दी कजिन, एंथनी ने कहा। हम तुम्हारा क्या मतलब है? तानिया ने उलझन में पूछा। अगर यह डील हो जाती है तो वह यहाँ सीओओ बन जाएगा, एरिक ने जवाब दिया और तानिया को बताने के लिए एंथनी की ओर इशारा किया। क्या बिल्कुल नहीं, तानिया ने जवाब दिया, एंथनी की मुस्कुराहट को पूरी तरह अविश्वास से देखते हुए। रिलैक्स करो, कल भी इसे पहले सीईओ के पास जाना है। बहुत समय है, लेकिन अगर सब ठीक रहा तो मैं यहाँ ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट को कू के तौर पर रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मैं वैसे भी ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट से लोगों को ला रहा हूँ, एंथनी ने जवाब दिया। ओह क्या ऐसा है?
अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं मना कर देती, तानिया ने अपनी बाहें छाती पर रखते हुए बड़बड़ाते हुए कहा। अरे घर का ड्रामा वर्कप्लेस में मत लाओ, एंथनी ने जवाब दिया। ठीक है, बस बहुत हो गया। तुम दोनों को क्या हो गया है? हम यहाँ सिर्फ बिजनेस के लिए आए हैं, अपना फैमिली बिजनेस घर पर ही छोड़ दो, माइक ने उनके बीच आकर कहा। क्या हो रहा है? इस बारे में अनजान एरिक, एम्मा, रूबी और जैड माइक के पास झुक गए, जो एरिक के बगल में बैठा था। क्या उनके पास सच में बीफ है? एरिक ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, फैमिली वाली बातें जो भी हो, मेरा इसमें पढ़ने का मन नहीं है, माइक ने जवाब दिया। साफ तौर पर वह इस टॉपिक पर आगे बढ़ने में हिचकिचा रहा था। रुको, अगर वह सीईओ है तो सीईओ कौन है? एम्मा ने पूछा। उसके अलावा और कौन? माइक ने एरिक के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। हम, एम्मा, जैड और रूबी ने एक साथ कहा और एरिक को घूरने के लिए अपना सिर घुमाया। अध्याय 152, पेंटहाउस पैराडाइज। सब कुछ खत्म करने के बाद एंथनी और सारा सबसे पहले घर चले गए। एरिक, एम्मा, प्रिया, क्लोई, मोनिका, हेडी, लॉरा, केटी, माइक, जैड, रूबी और तानिया सीईओ और बोर्ड एग्जीक्यूटिव स्वीट्स को देखने के लिए ऊपर गए, क्योंकि एरिक ने उन्हें अभी तक नहीं देखा था। बड़े, आरामदायक और खास कमरों को देखने के बाद वे आखिरकार सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वाह, एरिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके सामने का नज़ारा 2 मंजिला घर जैसा लग रहा था, जिसमें छत पर एक बैकयार्ड सेटअप था, जिसमें बारबेक्यू आंगन, एक लंबी लकड़ी की टेबल और कुर्सियाँ, लाउंज कुर्सियों वाला एक स्विमिंग पूल और छत के किनारे पर आराम करने और नीचे का नज़ारा देखने के लिए एक गज़ेबो बना हुआ था। अरे तुमने अभी तक बाथरूम तो देखा ही नहीं, एम्मा ने एरिक का हाथ पकड़ते हुए कहा। एम्मा ने एरिक को बाथरूम में खींच लिया और सच में वह और भी हैरान रह गया। अंदर 3 अलग अलग टब थे, एक सिंगल पसंद बाथ टब, एक मल्टी पसंद टब और एक जकूजी। हे भगवान, मुझे इतने सारे बाथ टब की क्या ज़रूरत है? एरिक ने पूरी तरह से हैरान होकर पूछा। साफ है, ग्रुप बाथ के लिए। और किस काम के लिए होंगे? एम्मा ने जवाब दिया। एरिक ने क्लोई, लॉरा और हेइडी की तरफ देखा, जिनके दिमाग में बाकी लोगों के मुकाबले साफ तौर पर बहुत अलग आइडिया चल रहे थे। माइक और जैड को देखकर यह साफ था कि वे वहां एक साथ नहाने की कोशिश करना चाहते थे। जबकि केटी ने अपना चश्मा ठीक किया, उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। रूबी वहीं रुकने के लिए कहने से खुद को रोकती हुई लग रही थी। इस बीच तानिया की नज़रें एरिक पर टिकी थीं, जैसे वह उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रही हो। बाथरूम से बाहर निकलने पर मेन लिविंग एरिया एक बड़ी जगह में खुलता है, जिसमें एक गहरा, आरामदायक सेक्शन काउच लगा है, जिसे एक बड़े टीवी के सामने मूवी थिएटर जैसा अनुभव देने के लिए डे बेड में बदला जा सकता है। पूरी तरह से भरे हुए बड़े किचन के पास एक मिनी बार था, सोफे के बगल में एक लंबी कॉफ़ी टेबल थी और फर्श पर शानदार आलीशान कारपेट बिछा हुआ था। वाह, यह अविश्वसनीय है, एरिक ने आश्चर्य से कहा। हाँ चलो, मैं तुम्हें दूसरी मंजिल दिखाती हूँ, मोनिका ने कहा। इस बार उसने एरिक का हाथ पकड़ा और सब लोग स्पाइरल सीढ़ियों से ऊपर चले गए। ऊपर पहुंचकर वे एक खाली, बॉक्सी कॉमन एरिया में पहुंचे जहां कोई फर्नीचर नहीं था। उस जगह के चारों ओर दाईं ओर 3 बेडरूम के दरवाजे थे, बाईं ओर 3, बीच में 3 और एक दरवाज़ा एक खास प्राइवेट स्टडी की ओर जाता था। एरिक ने एक के बाद एक कमरे खोले, औसतन हर एक बेडरूम एक प्राइमरी स्वीट जितना बड़ा था, जिसमें एक वॉक इन वार्डरोब और एक अटैच्ड बाथरूम था। यकीन नहीं होता इतने बड़े रेनोवेशन पर आपने कितना पैसा खर्च किया? जैड ने पूछा। एरिक ने जवाब दिया, हाँ सॉरी, अगर आप किचन के बजट के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं चुप हूँ। ये सच में अविश्वसनीय है, रूबी ने धीरे से कहा। माइक ने कहा, सच में भाई, तुमने इस पर पूरी मेहनत की। हम शायद मुझे यहीं आकर रहना चाहिए। वैसे भी मेरे अपार्टमेंट का लीज लगभग खत्म हो गया है और इससे ऑफिस आना जाना बहुत आसान हो जाएगा, केटी ने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी नज़रें उन 6 लड़कियों पर टिक गईं। बिल्कुल नहीं, एम्मा, क्लोई, मोनिका, प्रिया, हेइडी और लॉरा एक साथ चिल्लाईं। हाँ, आराम करो, मैंने कल ही अपनी लीज रिन्यू करवाई है, केटी ने जवाब दिया, पूरी तरह से खुश होकर। 6 लड़कियों ने गुर्राहट के साथ कहा। तानिया ने कहा, फिर भी सिर्फ एक हफ्ते में ये सब बनाना? मैं सच में जानना चाहती हूँ। अरे छोड़ो तानिया, माइक ने चेतावनी दी। बस इतनी सी बात है, तानिया ने जवाब दिया। ठीक है, चलो मैं तुम्हें नीचे दिखाता हूँ, एरिक ने सुझाव दिया। सब लोग प्राइवेट लिफ्ट से 18वीं मंजिल के मीटिंग रूम में वापस चले गए। पता चला कि वे इसी तरह से एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक जा रहे थे। एक बार जब सब लोग बैठ गए, क्लोई ने पूछा, क्या तुम सच में सीईओ बनना चाहते हो एरिक? हम सच तो यह है कि मैं बस बिजनेस को बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ट्रिनिटी से किसी को सीईओ नहीं बनने दे सकता, बुरा मत मानना माइक, एरिक ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, माइक ने आराम से जवाब दिया। मैं समझ गई। मिस्टर ब्रांड जैसे किसी अंतरिम सीईओ को नियुक्त करने के बारे में क्या ख्याल है?
हालांकि इसके लिए शेयर होल्डर होना होगा, केटी ने बीच में कहा। कौन? एरिक ने पूछा। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं इस तरह की पोजीशन के लिए भरोसा कर सकूं, एरिक ने जवाब दिया। मोनिका ने जवाब दिया, ठीक है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहले ट्रिनिटी को साथ लिया जाए और एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। हम बाद में तय कर सकते हैं कि टॉप पर कौन होगा। प्रिया ने कहा, सही है, लेकिन आमतौर पर जो भी आगे आता है उसे पहले अपनी बात मनवानी पड़ती है ना? रिलैक्स, एरिक सीईओ रहते हुए भी गाने बना सकते हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती, हेइडी ने पीछे झुकते हुए कहा। हाँ, खासकर इसलिए क्योंकि अब वह ऊपर रहता है, जिसका मतलब है कि जब भी उसकी ज़रूरत होती है वह हमेशा ऑफिस में होता है, लॉरा ने कहा। देखो, वे सही कह रहे हैं भाई, माइक ने एरिक की ओर मुड़ते हुए कहा। अचानक रिंग की आवाज़ आई, एरिक का स्मार्टफोन बज उठा। उसने उसे अपनी जेब से निकाला और कॉलर एक चेक की। वह कैलेब था। नमस्ते, एरिक ने अभिवादन किया। अरे एरिक, अंकल मार्टिन पहले आए थे। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने पहले ही बात कर ली है ना? कैलेब ने पूछा। हाँ, उसने रूबी और तानिया को पहले छोड़ा था। क्या वह तुम्हारे अपार्टमेंट में है? एरिक ने पूछा। हाँ, उसने कहा था कि वह एवरी से मिलना चाहता है, लेकिन वह पहले ही जा चुका है, कैलेब ने जवाब दिया। मैं समझ गया, एरिक ने सोच में डूबे हुए धीरे से कहा। तुम कहाँ हो? कैलेब ने पूछा। मेरी नई बिल्डिंग। अरे, वैसे क्या आप सीईओ बनना चाहते हैं? एरिक ने आराम से पूछा। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जेड, रूबी, माइक, केटी और 6 लड़कियां एरिक को ऐसे घूरने लगी जैसे उसका दूसरा सिर निकल आया हो। लाइन के दूसरी तरफ कैलेब को ऐसा लग रहा था जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया हो। एक पल की गहरी खामोशी के बाद, हेलो, तुम चुप क्यों हो गए? एरिक ने पूछा। क्या तुमने अभी कहा? कैलेब ने पूछा। एरिक ने पूछा, क्या आप सीईओ बनना चाहते हैं या नहीं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या तुम बस मेरी टांग खींच रहे हो? कैलेब ने पूछा। अगर वह है तो मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं, जेड ने कहा। रुको, जेड भी वही है? कैलेब ने कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ, हम एक नए प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं। आना चाहोगे? एरिक ने पूछा। हम ज़रूर। क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं एवरी को भी साथ लाऊं? हम वैसे भी आपकी बिल्डिंग देखना चाहते हैं, कैलेब ने जवाब दिया। स्वीट, मैं इंतज़ार करूंगा, एरिक ने जवाब दिया। फ़ोन रखकर एरिक ने उसे टेबल पर रख दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति उसे ही देख रहा था। क्या? एरिक ने पूछा। आप अचानक से किसी को सीईओ की पोस्ट कैसे दे सकते हैं, जैसे कोई पुरानी कार बेचने वाला? क्लोई ने डांटा। केटी ने आगे कहा, वह सही कह रही है, आप अचानक से लोगों पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कानूनी नज़रिए से अगर पता चलता है कि आप बस बकवास कर रहे थे तो इसे फ्रॉड भी माना जा सकता है, या अगर वह इसे सीरियसली लेने के बाद भी आप अपना वादा निभाना भूल जाते हैं तो इसे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन भी माना जा सकता है। रिलैक्स, अगर वह सीरियस है तो मैं भी सीरियस हूं, मैंने यह मजाक में नहीं कहा। मुझे बस लगता है कि वह ये कर सकता है। इसके अलावा वह हमेशा सिस्टम बनाता रहता है, इसलिए वह मुझसे ज़्यादा एनालिटिकल होगा, है ना? एरिक ने जवाब दिया। हम, अच्छी बात है, माइक ने सोचते हुए कहा। वाह, तो आप असल में कैलेब को सीईओ बनाने का प्लान बना रहे हैं? रूबी ने पूछा। तुम सच में सीरियस थे? जेड ने पूछा। शुरू में उसे लगा कि एरिक बस मजाक कर रहा है और कैलेब की टांग खींच रहा है। एरिक ने कहा, हाँ, मैं सीरियस हूँ। इसके अलावा मेरा ऊपर रहने का कोई इरादा नहीं है, मैं अपार्टमेंट में ही रहूँगा। 6 लड़कियों ने एक साथ एरिक की ओर सिर घुमाया। क्यों? क्लोई ने पूछा। लॉरा ने कहा, ऊपर हम सबको अपना अपना कमरा मिलेगा। ठीक है, अब ये किसी डॉम में रहने जैसा नहीं है, प्रिया ने कहा। और ये जगह स्कूल के पास है ना? हेइडी ने पूछा। मोनिका ने बताया, ऊपर हर वह सुविधा है जो आप चाहते हैं और आपको बार बार बिल्डिंग से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एम्मा ने बेपरवाही से कहा। बाकी 5 लड़कियों ने तुरंत एम्मा पर चाकू से हमला कर दिया। वे पूरी तरह हैरान थीं कि उनकी दोस्त उन्हें इतनी आसानी से धोखा दे रही है। ठीक है, क्लोई, लॉरा, प्रिया, हेइडी और मोनिका सभी ने अचानक कहा। अच्छा, मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं एरिक के साथ रहूंगी। अगर तुम लोग यहीं रहो और एरिक अपार्टमेंट में रहे तो जाहिर है मैं अपार्टमेंट में ही रहूंगी, है ना? एम्मा ने पूछा। एम्मा की बातें सुनकर उन 5 को ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर तमाचा पड़ा हो, क्योंकि उनके हालात लगभग एम्मा जैसे ही थे। आखिरकार उन्हें समझ आया कि एम्मा का क्या मतलब था, एरिक जहां भी था वहीं उनका घर था। ठीक है, तो हम सहमत हैं, सभी 5 ने एक साथ कहा। मैं तो बस मजाक कर रहा था, कौन वहां ऊपर नहीं रहना चाहेगा? एरिक ने अपने कंधे उचकाते हुए और हथेलियां ऊपर की ओर करके चिढ़ाते हुए कहा। ग्ररर, आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। तुरंत धम्मा 6 लड़कियां उछलीं और एरिक पर कूद पड़ीं, उसे सीधा जमीन पर गिरा दिया। इस बीच रूबी मुस्कुराई जब उसने अपने बड़े भाई को ऐसे मजाक करते देखा। जेड, जो रूबी की ही तरह सोच रही थी, वह भी मुस्कुराई।
केटी ने प्यार से देखा, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा लगभग बता रहा था, कितना प्यारा। माइक ने बस मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। हालांकि तानिया ने अपना सीरियस चेहरा बनाए रखा। एरिक को ऐसे घूर रही थी जैसे वह उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने को उत्सुक हो। बेशक उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि नीचे सड़क के उस पार एक खूबसूरत औरत खड़ी थी और एरिक की बिल्डिंग को घूर रही थी। उसने सनग्लासेस, एक लाल बटन अप शर्ट पहनी हुई थी जिसके बटन खुले थे, और एक जीन्स पहनी हुई थी। वह अभी भी चोटों का इलाज करा रही थी। उसका हाथ स्लिंग में था और वह एक वॉकिंग केन पर निर्भर थी क्योंकि उसका पैर अभी भी प्लास्टर में बंधा हुआ था। उसके आकर्षक चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। मिल गया तो यह एरिक की बिल्डिंग है, उस औरत ने कहा, जो मेलिसा निकली, और उसने अपना सनग्लासेस उतार दिया। अध्याय 153, नया सीईओ। थोड़ी देर बाद कैलेब और एवरी आ गए। जाहिर है एरिक ने उन्हें भी पूरा टूर कराया, ग्राउंड फ्लोर से शुरू करके ऊपर अपने घर तक। कैलेब इतना हैरान लग रहा था कि उसने एवरी का हाथ दबा दिया, जिससे वह दर्द से लगभग चिल्ला ही पड़ी। इसके बाद वे वापस बोर्डरूम में चले गए। अंदर एमा, प्रिया, मोनिका, क्लोई, हेइडी और लॉरा, रूबी, जेड और तानिया के साथ दाईं ओर बैठे थे, जबकि माइक और केटी उनके सामने बैठे थे। वाह, ये तो पूरा हाउस है, कैलेब ने हैरानी से पूछा। वाह, सब लोग यहाँ हैं, एवरी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। जेड खड़ी हुई और एवरी के पास जाकर उसे गले लगाया, फिर धीरे से एवरी के पेट को छुआ। तुम्हारी डिलीवरी अगले महीने है ना एवरी? जेड ने उसके पास आते हुए पूछा। यही प्लान है, एवरी ने खुशी से जवाब दिया। अरे जब समय आए तो हमें ज़रूर बताना, एम्मा ने पास आते हुए कहा। हाँ, हमें लटका कर मत छोड़ो, प्रिया ने उसके ठीक पीछे आते हुए कहा। हे धन्यवाद दोस्तों, एवरी ने खुशी से जवाब दिया। एक एक करके 6 लड़कियों ने बारी बारी से एवरी को गले लगाया। रूबी आखिर में आई। गले लगने के बाद, तुम रूबी हो, है ना? एरिक की बहन, एवरी ने पूछा, जो रूबी से पहली बार मिल रहा था और उसने उसके बारे में सिर्फ कैलेब से सुना था। हाँ, वो मैं हूँ। और तुम कैलेब की पत्नी हो एवरी, है ना? रूबी ने खुशी से पूछा। हम टेक्निकली मंगेतर, मेरे बड़े पेट की वजह से हम सच में बड़ी शादी नहीं कर पाए, लेकिन हमने कोर्ट हाउस में ऑफिशियली शादी कर ली, एवरी ने मुस्कुराते हुए सही किया। अरे वही फ़र्क है, रूबी ने जवाब दिया। फिर लड़कियों ने एवरी को बात करने के लिए एक तरफ खींच लिया, जबकि कैलेब माइक के बगल में बैठ गया। एरिक उसके दोनों ओर था। जब वे बैठ गए तो एरिक मुड़ा और कैलेब के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, तो मेरे पहले वाले ऑफर के बारे में आप क्या सोचते हैं? एरिक ने पूछा। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। कैलेब, जो कुछ देर पहले खुश दिख रहा था, अचानक बहुत गंभीर हो गया। उसने माइक की तरफ देखा, फिर माइक के बगल में बैठी केटी की तरफ, और आखिर में अपने सामने बैठी तानिया की तरफ। तभी उसे एहसास हुआ कि यह कोई मजाक नहीं था। वह वापस एरिक की तरफ मुड़ा। तुम मुझे ये सच में दे रहे हो? तुम मेरी टांग नहीं खींच रहे हो? कैलेब ने पूछा। अरे यार, मैं कब ऐसा मजाक करता हूँ? एरिक ने पूछा। अगर वह सीईओ बन जाता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बस ये पक्का कर लेना कि आप बाद में सीईओ को चेक करते रहें, तानिया ने तेजी से बीच में कहा। हाँ, असल में एक सॉलिड आइडिया है ब्रो, माइक ने कहा, दूसरी तरफ से कैलेब के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए। केटी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मैं आगे बढ़कर पेपरवर्क तैयार कर लूंगी। बातचीत को इतनी बड़ी बात की ओर मुड़ते हुए सुनकर कैलेब को गर्मी महसूस होने लगी। उसका चेहरा हर सेकंड और थका हुआ दिख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाता, एरिक ने छत की ओर इशारा करते हुए कहा, आराम करो, मैं ऊपर रहता हूँ, इसलिए तुम ये जगह अकेले नहीं चलाओगे। पागल, ये तो बिल्कुल पागलपन है, तुम सच में मुझे मुश्किल में डाल रहे हो, कैलेब ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। सच में, लेकिन इस प्लान को शुरू होने में अभी भी समय लगेगा। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, एरिक ने कहा। फिर एरिक ने ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट के साथ अपनी पार्टनरशिप के बारे में शुरू से आखिर तक सब कुछ डिटेल में बताया। वे एक इंडिपेंडेंट स्पिन ऑफ ब्रांच के तौर पर काम शुरू कर रहे थे, रॉयल्टी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां शेयर कर रहे थे। इसके पीछे लॉजिक ये था कि चूंकि एरिक के पास ट्रिनिटी में 5% हिस्सेदारी थी, इसलिए अपना खुद का वेंचर चलाना उनके कॉर्पोरेट हायरार्की के अंदर की चीज़ें सीखने से कहीं बेहतर था। कागज़ पर एरिक का आउटफिट और ट्रिनिटी एक दूसरे के दुश्मन लगते थे, लेकिन असल में वे नहीं थे, क्योंकि उनका मेन फोकस पूरी तरह से अलग था। एरिक की कंपनी सिर्फ म्यूजिक और म्यूजिक वीडियो के लिए एक प्रोडक्शन हाउस के तौर पर काम कर रही थी, साथ ही एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर रही थी। एरिक का ब्रेकडाउन सुनकर कैलेब पूरी तरह हैरान रह गया। वह एरिक को बिल्कुल नई नज़र से देख रहा था, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे पहली बार मिल रहा हो। तो ऐसा है और इसीलिए तुमने मुझे ये ऑफर किया? कैलेब ने पूछा। एरिक ने जवाब दिया, क्योंकि जब सिस्टम और छोटी छोटी बातों की बात आती है तो आप बहुत तेज़ होते हैं। आप अपनी अभी की कंपनी में पहले से ही इट के हेड हैं, साथ ही आप ऐसे इंसान हैं जिन पर मैं सच में भरोसा कर सकता हूँ। क्यों ना आप खुद ही कर लें? आप वैसे भी ऊपर रहते हैं, क्या ये ज़्यादा आसान नहीं होगा?
कैलेब ने पूछा। एरिक ने मुस्कुराते हुए लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं गाने लिखने, कॉन्सर्ट करने और दूसरे फ्यूचर ग्रुप्स के साथ उनके करियर बनाने पर फोकस करना चाहता हूँ। लेकिन अगर डील नहीं हो पाई तो? कैलेब ने पूछा। ये लगभग नामुमकिन है। आपके आने से ठीक पहले ट्रिनिटी एंटरटेनमेंट के सीईओ की बेटी अपने होने वाले कू के साथ यहाँ थी, जो उनके अपने एक एग्जीक्यूटिव में से एक है और यहाँ तैनात होने वाला है। उन्होंने पहले ही पूरी जगह का इंस्पेक्शन कर लिया है, जिससे पता चलता है कि वे पूरी तरह से कमिटेड हैं। अब बस उन्हें फॉर्मल एग्रीमेंट का ड्राफ्ट बनाना बाकी है। मैं इसीलिए यहाँ हूँ, ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ आपसी फ़ायदे वाला और कानूनी तौर पर सही हो, केटी ने समझाया। ओह, मैं समझ गया, कैलेब ने कहा। ये सच में बहुत बड़ी बात है भाई, सिर्फ खोखली बातें नहीं। एरिक ने पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट किया और वे पहले ही उसे इंस्पेक्ट करने आ चुके हैं। इसका मतलब है कि अब चीज़ें बदल रही हैं, अब सिर्फ आम बातें और हाथ मिलाने से कहीं आगे की बात है, माइक ने कैलेब का कंधा पकड़ते हुए कहा। यही वजह है कि मैंने पहले कहा था कि उस सीईओ को कंट्रोल में रखो। वह बेवकूफ़ है, तानिया ने तेज़ी से कहा। आराम करो तानिया, वैसे एंथनी के साथ तुम्हारी क्या डील है? क्या तुम हर 5 मिनट में पुरानी बातें उठाने के बजाय उन्हें भूल नहीं सकती? माइक ने पूछा। वह साफ तौर पर नाराज़ हो रहा था। जो भी हो, इससे दूर रहो माइक, तानिया ने जवाब दिया, अपनी छाती पर हाथ रखकर और अपना सिर इतनी जोर से घुमाया कि उसके 2 बाल हवा में घूमने लगे और उसका चेहरा भारी हो गया। ठीक है, बस कोशिश करना कि परिवार को शर्मिंदा न करो, माइक ने शांत रहते हुए हार मानते हुए कहा। ये सब सुनकर कैलेब फिर से चुप हो गया। उसने धीरे से एवरी की तरफ देखा, जो जेड और रूबी समेत लड़कियों से बातें कर रही थी। फिर उसने अपनी नज़रें वापस अपने सामने रखी मोटी, पॉलिश की हुई लकड़ी की बोर्डरूम टेबल पर झुकाईं। तो फैसला क्या है? एरिक ने पूछा। तुम तो एकदम पागल हो यार। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा है, लेकिन मैं इस पर सोचूंगा। मुझे थोड़ा समय दो, मुझे पहले एवरी से बात करनी है और इस पर ध्यान से सोचना है, कैलेब ने जवाब दिया। ज़रूर, कोई बात नहीं, एरिक ने खुशी से कैलेब की पीठ थपथपाते हुए जवाब दिया। कैलेब ने कहा, हालांकि अगर मैं हाँ कहता हूँ तो मुझे अपनी अभी की नौकरी से नोटिस देने के लिए पक्का समय चाहिए होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप सोचने में ज़्यादा समय न लगाएं। कल एंथनी और सारा, जो सीईओ की बेटी हैं, अपने पिता के साथ बोर्ड के सामने प्रेजेंटेशन देंगी। वे निश्चित रूप से पार्टनरशिप की खास शर्तों और स्ट्रक्चर पर बातचीत करेंगे, जिसमें आमतौर पर ज़्यादा समय नहीं लगता, केटी ने समझाया। ठीक है भाई, कल तक हमें बताने की कोशिश करना, माइक ने फिर से कैलेब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हे भगवान, अब तुम मुझ पर दबाव डाल रहे हो, कैलेब ने कराहते हुए कहा। माइक ने कहा, ओह, एक और बात यार, अगर तुम सीईओ का काम करते हो तो थोड़ा अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करना, बाल कटवाना और दाढ़ी ट्रिम करवाना। अरे मेरे लुक में क्या गड़बड़ है? मेरे सिग्नेचर स्टाइल से छेड़छाड़ मत करो, कैलेब ने नाराज़ होकर कहा। हम क्या, मेरे लिए कोई काम है? सबने तुरंत दरवाजे की तरफ अपना सिर घुमाया, जिसमें एवरी और कमरे के सबसे आखिर में बैठी लड़कियां भी शामिल थीं, जो तुरंत उठकर पीछे हट गईं। एरिक खड़ा हुआ और केटी और माइक भी खड़े हो गए। उनके सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी जिसके बाल उसके चेहरे को थोड़ा ढक रहे थे। उसका हाथ स्लिंग में था और वह एक वॉकिंग केन पर झुकी हुई थी। मेलिसा, तुम यहाँ कैसे आ गईं? एरिक ने पूछा। मेलिसा का नाम सुनते ही लड़कियों ने एवरी को एरिक, कैलेब और दूसरों के पास ले गईं। इस बीच जेड और रूबी, जो साफ साफ जानती थीं कि मेलिसा कौन है, एरिक के ठीक बगल में खड़ी हो गईं। जाहिर है, मेलिसा ने रूबी और जेड को अपने सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक बड़ी मजाकिया मुस्कान फैल गई। अच्छा, छोटी राजकुमारी और वह फ्लिटी कजिन जो एक छोटे से झूठ पर मुझे घर से निकालने के लिए तैयार हो गई थी, पता चला कि तुम दोनों यहाँ हो। लगता है तुमने उन्हें भी वापस ले लिया, एरिक, मेलिसा ने जेड और रूबी को चिढ़ाते हुए कहा। अपना मुंह बंद करो मेलिसा, जेड ने उस पर उंगली उठाते हुए चिल्लाया। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, बाहर निकलो, रूबी चिल्लाई। मेलिसा, प्लीज़ चली जाओ, यहाँ परेशानी खड़ी करने मत आओ, कैलेब ने आगे बढ़ते हुए कहा। सॉरी, मेरी गलती, मैं बस अपने छोटे भाई के नए ऑफिस में घूमना चाहती थी, मेलिसा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता था कि यह मेरी बिल्डिंग है? एरिक ने हैरान होकर पूछा। बेशक, सीजेआर में उस घटना के बाद से मैं आप पर नज़र रख रही हूँ, मेलिसा ने कहा। प्लीज़ चले जाओ मेलिसा, क्लोई ने अचानक आगे बढ़ते हुए कहा। ठीक है, अगर यह सीईओ क्लोई नहीं है, माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ हैं, मेलिसा ने कहा। बस करो, चलो इसे बाहर ले चलते हैं, एरिक ने कहा। एरिक ने कहा, आप सब यहीं रुकें। जेड और रूबी समेत सब लोग एकदम चुप हो गए। एरिक बाहर चला गया और मेलिसा के ठीक पीछे बोर्ड रूम से बाहर निकल गया। अध्याय 154, विकृत उद्देश्य। बाहर निकलने के बाद एरिक मेलिसा को एक प्राइवेट रिसेप्शन रूम में ले गया जो कंपनी के अधिकारियों के पर्सनल मेहमानों को होस्ट करने के लिए बनाया गया था। उसने मेलिसा को सोफे पर बैठने के लिए कहा, जबकि वह उसके सामने बैठ गया।
सबसे पहले तुम मेरी बिल्डिंग में कैसे आए, और दूसरा तुम्हारा यहाँ क्या गेम है? एरिक ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। मेलिसा चुप रही। उसने कुछ देर अपने आसपास देखा, कमरे का जायजा लिया और देखा कि 2 सिक्योरिटी कैमरे आमने सामने कोनों में लगे थे जो जगह के हर कोने को कवर कर रहे थे। फिर उसने अपनी छड़ी एक तरफ रख दी और आराम से पीछे झुक गई। एरिक की तरफ देखते हुए वह मुस्कुराए। मेलिसा ने कहा, लगता है आजकल आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। बकवास बंद करो मेलिसा। तुम्हें क्या चाहिए और तुम मेरी बिल्डिंग के अंदर कैसे आईं? एरिक ने पूछा। आसान है, तुमने दरवाज़ा लॉक नहीं किया बल्कि मेरे लिए उसे पूरा खुला छोड़ दिया, मेलिसा ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। एरिक हैरान रह गया। कैलेब और एवरी को घुमाने की जल्दी में उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उनके पीछे दरवाज़ा बंद किया था या नहीं। अगर मेलिसा सीधे अंदर आ गई तो इसका मतलब था कि वह दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। जब वह हैरान बैठा था तो मेलिसा अचानक आगे झुकी और अपना स्मार्टफोन टेबल पर एरिक की तरफ खिसका दिया ताकि वह स्क्रीन देख सके। मेलिसा ने कहा, इसे खुद पढ़ो। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। एरिक ने मेलिसा का स्मार्टफोन उठाया और स्क्रीन को घूरने लगा। मेलिसा और उसकी माँ वेनेसा के बीच चैट हिस्ट्री पढ़ते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जैसा कि पता चला, वेनेसा मेलिसा से वापस आकर जेसन की मदद करने की गुजारिश कर रही थी। हालांकि मेलिसा ने अपने मैसेज में साफ कर दिया था कि अब उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वेनेसा गुजारिश करती रही और मेलिसा उसे टालती रही जब तक कि टॉपिक बदल नहीं गया। वेनेसा ने एरिक का फ़ोन नंबर मांगा और मेलिसा को बताया कि एरिक असल में उसका बेटा है और उसका बेटा एथन रीड है, जो शहर में रहने वाला एक छिपा हुआ अरबपति है। वह एरिक से बात करना चाहती थी क्योंकि उसे एथन की विरासत पर हक था, जिसे अब एरिक कंट्रोल करता था, ये सोचकर कि वह उसकी माँ है। उसने मेलिसा से ये भी कहा कि वह एरिक के पास जाए और उसे बताए कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही है, कि वह बदल गई है और वह बस यही चाहती है कि एरिक उसके पास वापस आ जाए। टैक्स ट्रेड खत्म करके एरिक ने स्मार्टफोन मेलिसा को वापस दे दिया और उसे घूरते हुए कहा। एरिक ने पूछा, तो आप यहाँ मेरी माँ को बताने और मुझे अपने असली पिता की विरासत उन्हें सौंपने के लिए मनाने आए थे, बस इतना ही? हाँ, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? अगर मेरा इरादा उसे तुम्हारी जानकारी लीक करने का होता तो मैंने बहुत पहले ही कर दिया होता। मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर पहले से था, मुझे पता था कि तुम किस पेंट हाउस में रहती हो, तुम्हारी पूरी फैमिली ट्री पता थी, और इसके अलावा मुझे तुम्हारा डेली शेड्यूल भी पता है, मेलिसा ने जवाब दिया। मेलिसा की बातें सुनकर एरिक तुरंत टेंशन में आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने बैठी औरत सच में बहुत डरावनी थी और साफ तौर पर पागल थी। उसने मेलिसा के चेहरे को देखा तो उसने भी उसे एक घमंडी मुस्कान दी। एरिक ने पूछा, बात घुमाना बंद करो, तुम असल में क्या चाहते हो? मेलिसा ने कहा, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, इसे पढ़िए। मेलिसा की उंगलियां एक बार फिर अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नाची, फिर उसने डिवाइस एरिक को वापस दे दिया। इस बार एरिक का गला पूरी तरह रुंध गया जब उसने डिस्प्ले पर जो देखा, जेसन और उसकी मां वेनेसा के बीच टेक्स्ट एक्सचेंज का स्क्रीनशॉट। कंटेंट डरावना था। इसमें मार्टिन को मारने की साजिश का ब्यौरा था, जिसने तलाक की कार्रवाई शुरू करने, अपनी वसीयत बनाने और एक जानलेवा एक्सीडेंट का नाटक करके अलग घर में रहने के लिए पहले ही एक वकील से संपर्क कर लिया था। उन्होंने एरिक को फंसाने की योजना बनाई, उसके पिता के प्रति उसकी जानी मानी नाराजगी का फायदा उठाते हुए, ताकि वे वसीयत बदल सकें और पूरी जायदाद और कंपनी जेसन के हाथों में दे सकें। बातचीत साफ और बारीक थी, तय तारीख और समय तक। इसके अलावा टेक्स्ट में एक और बात ने एरिक का खून खौला दिया, हालांकि वह खुद को संभाले रहा। पता चला कि रूबी वाली घटना भी जेसन ने ही रची थी। उस समय गिरफ्तार हुआ बुरा आदमी असल में चैद को नहीं जानता था। चैद के दोस्त उसे रूबी के अपार्टमेंट में पार्टी करने के लिए साथ लाए थे। असल में वह एक हिटमैन था जिसे जेसन ने रूबी को नुकसान पहुंचाने के लिए हायर किया था, जिसका मकसद उसके पिता को डराना और उन्हें शहर ले जाना था, जहां घर लौटते समय उनकी मौत हो जाती। एरिक को इस बात से बहुत गुस्सा आया कि वेनेसा को पूरी योजना के बारे में पता था और उसने रूबी के बाद जो भी होने वाला था उसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने ये पूरी साजिश इसलिए रची थी क्योंकि मार्टिन ने वेनेसा को अपने भाई डेविड के साथ उनके घर पर रोमांस करते हुए पकड़ लिया था और तुरंत तलाक के लिए अर्जी दे दी थी। एरिक ने अपना सिर उठाया और मेलिसा को घूरा। एरिक ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे मिला? मेलिसा ने जवाब दिया, याद है जब तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आए थे? तुमने मुझसे कहा था कि हम बराबर हैं और हमारी ज़िंदगी का अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कोई मकसद नहीं बचा था, इसलिए मैंने एक दोस्त से, जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम करता है, तुम्हारे परिवार के बारे में पता लगाने को कहा और यह बात सामने आई। आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? एरिक ने पूछा। सीधी सी वजह, वे बहुत परेशान हैं। साथ ही जब से तुमने रूबी को बचाया है, उनका पहला प्लान फेल हो गया है, इसलिए वे कोई दूसरा रास्ता ज़रूर देखेंगे। मैं बस चाहती हूँ कि तुम सावधान रहो, वे तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, मेलिसा ने जवाब दिया। उसका चेहरा एकदम सीरियस था। हम क्या मेरे पापा अब भी उनके मेन टारगेट नहीं होंगे? एरिक ने पूछा। अंकल मार्टिन को पहले से ही सब पता है।
मैं 2 दिन पहले उनसे मिली थी और उन्हें सब कुछ समझाया था। जाहिर है वह गुस्से में थे, लेकिन अभी वह लापरवाही से काम नहीं कर रहे हैं। वह यही शहर में रह रहे हैं और दूर से ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, मेलिसा ने आराम से जवाब दिया। ठीक है, बताने के लिए धन्यवाद, लेकिन आपने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि आप असल में क्या चाहते हैं, एरिक ने कहा। मेलिसा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर से आराम से पीछे झुक गई। उसकी तेज नज़रें पूरी तरह एरिक पर टिकी थीं। मुझे नौकरी चाहिए। तुमने मेरी जिंदगी का मकसद छीन लिया और अब मैं एक नया मकसद ढूंढना चाहती हूँ। और अगर मैं यहाँ काम करूंगी तो मैं तुम्हारी सुरक्षा कर सकती हूँ, मेलिसा ने गंभीरता से कहा। ये बातें सुनकर एरिक हौंफने लगा। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह चुपचाप बैठा रहा, ध्यान से हालात को समझ रहा था। उसके सामने बैठी औरत साफ तौर पर पागल थी और उसके दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। अगर वह उसे एम्प्लॉय के तौर पर रख लेता तो उसे पक्का पता था कि वह आगे चलकर मुसीबत खड़ी कर देगी। फिर भी उसने उसे ऐसा सबूत दिया था जिसकी उसने खुद कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका सौतेला भाई और माँ इतनी बड़ी बुराई कर सकते हैं। जब एरिक सोच में डूबा हुआ था, मेलिसा ने दरवाजे की तरफ देखा। उसने अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचा। एरिक हैरानी से देख रहा था कि मेलिसा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, थोड़ा सा एक तरफ हटी और दरवाज़ा पूरी तरह से खोल दिया। वाह! एरिक की सांस रुक गई जब जैड, रूबी, क्लोई, एम्मा और तानिया कमरे में गिर गईं और फर्श पर बिखर गईं। अच्छा, काफ़ी छिपकर बातें सुनने वाली टीम है। मुझे यकीन है कि तुम में से बाकी लोग भी मॉनिटर पर देख रहे होंगे, है ना? मेलिसा ने सीधे सिक्योरिटी कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए कहा। सच में। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में वापस आकर कैलेब, केटी और माइक सभी चौंक गए जब उन्होंने मेलिसा को सीधे लेंस में हाथ हिलाते देखा। एरिक खड़ा हुआ और रूबी, जैड, एम्मा और तानिया को अपने पैरों पर वापस खड़े होने में मदद की और तुरंत पूछा। एरिक ने पूछा, प्रिया, मोनिका, हेडी, लॉरा और क्लोई कहाँ हैं? वे एवरी के साथ ऊपर हैं, एम्मा ने जवाब दिया। तानिया ने कहा, केटी, कैलेब और माइक नीचे सिक्योरिटी रूम में हैं, वे 911 डायल करने के लिए तैयार हैं। वाह, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं बस बात करना चाहती थी, मेलिसा ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा और उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। तुम असल में क्या चाहती हो, हैं? तुम मुश्किल से चल पा रही हो और तुम्हारा हाथ अभी भी टूटा हुआ है, फिर भी तुम यहाँ मुसीबत खड़ी करना चाहती हो। जैद चिल्लाई। मेलिसा के पास गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। मुझे नौकरी चाहिए, बस इतना ही, मेलिसा ने आराम से जवाब दिया। अपने सामने जैद को देखकर वह जरा भी डरी हुई नहीं लग रही थी। तुम्हारा क्या मामला है? प्लीज़ बस चले जाओ और हमें परेशान करना बंद करो, रूबी ने मेलिसा के पास आकर चिल्लाते हुए कहा। सॉरी, ऐसा नहीं कर सकती, मेलिसा ने कहा। फिर जैद की तरफ देखते हुए, क्या तुम्हें वह अजीब फ़ोन कॉल याद है जिसमें तुम्हें रूबी के अपार्टमेंट जाने के लिए कहा गया था? मेलिसा ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। जैद ने हौंफते हुए कहा। उसे वह कॉल साफ साफ याद आ रही थी। उसने पहले नर्सिंग स्कूल के बाद अपना सामान लेने का प्लान बनाया था, लेकिन उस फ़ोन कॉल की वजह से उसने तुरंत माइक को फ़ोन किया और वहीं रूबी के अपार्टमेंट में भाग गई। एक बार फिर मेलिसा की उंगलियां सिर्फ एक हाथ से उसके स्मार्टफोन पर नाची, फिर उसने स्क्रीन को जैद के चेहरे के सामने किया। जैद की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने मेलिसा की कॉल हिस्ट्री देखी, जिसमें उसके फ़ोन पर एक स्क्रिप्टेड कॉल दिखाई दे रही थी, ठीक उसी तारीख और समय पर जब रूबी खतरे में थी। इसका क्या मतलब है, जैद? रूबी ने जैद की ओर देखते हुए पूछा। इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हारे कजिन को चेतावनी नहीं दी होती तो अब तक तुम्हें ब्लैकमेल किया जा चुका होता और तुम उनकी गुलाम बन चुकी होती, छोटी राजकुमारी, मेलिसा ने रूबी के सवाल का जवाब मुस्कुराते हुए दिया। अध्याय 155, सत्य का अनावरण। मेलिसा की बातें सुनकर रूबी एकदम जम गई। उसे पता भी नहीं चला कि वह एक कदम पीछे हटी और जैद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि जैद अभी भी मेलिसा के कांटेक्ट में है। लेकिन इससे पहले कि मेलिसा गलतफहमी को और गहरा कर पाती, अरे बस बहुत हो गया, चलो वापस बैठते हैं। एरिक आगे बढ़ा और उसने एक ही समय में रूबी और जैद के कंधों पर हाथ रखा। दोनों तुरंत मुड़े और पीछे हट गए। मेलिसा को छोड़ दिया, जिसने तुरंत अपना कॉलर ठीक किया और अपने अच्छे हाथ से अपना पोस्टर ठीक किया। इसके बाद मेलिसा ने अपने सामने एरिक, जैद और रूबी को देखा। उन्होंने बिना एक भी शब्द कहे बस आंखें मिलाईं। एरिक को लगा कि टेंशन एकदम घोंटने वाली खामोशी में बदल रही है और फिर उसे एहसास हुआ। वह तुरंत एम्मा और तानिया की तरफ देखने के लिए मुड़ा। एम्मा, तानिया, क्या तुम लोग 1 मिनट के लिए बाहर निकलकर दूसरों के साथ ऊपर जा सकते हो? मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, एरिक ने धीरे से कहा। और ठीक है, चलो, तानिया, एम्मा ने कहा, तानिया की कलाई पकड़ते हुए, जैसे ही उसे पता चला कि एरिक क्या कर रहा है। हाँ, मुझे करने दो, तानिया ने जवाब दिया। दोनों मुड़े और दरवाजे से बाहर चले गए। जैसे ही दरवाज़ा उनके पीछे ज़ोर से बंद हुआ, एरिक फिर बोला, मुझे बैठने दो, अब समय आ गया है कि हम सीरियस बात करें। सिर्फ फैमिली के बारे में, एरिक ने मजबूती से कहा।
मेलिसा, जेड और रूबी ने एरिक की तरफ देखा और तीनों ने सिर हिलाया। वे वापस सोफे पर जाकर बैठ गईं। इस बार जेड और रूबी ने एरिक को बीच में बिठाया और मेलिसा उनके सामने बैठी। एक बार और हमेशा के लिए रिकॉर्ड साफ करने के लिए मुझे चाहिए कि तुम हमें वह सब कुछ बताओ जो तुम जानती हो मेलिसा। अभी क्या हो रहा है इसके बारे में नहीं, बल्कि तब के बारे में, खासकर जब जेसन और विवियन ने एक साथ सोना शुरू किया था, एरिक ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। एरिक की बातें सुनकर जेड और रूबी ने अपने सिर एरिक की तरफ घुमाए। उनके चेहरों से यह साफ पता चल रहा था कि उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, मेलिसा ने सांस छोड़ते हुए कहा। इसके साथ ही मेलिसा ने सब कुछ बता दिया। शुरुआत तब से जब उसने पहली बार जेसन और विवियन को अपार्टमेंट में देखा था, जब जेसन उसके साथ रहने के लिए घर छोड़कर चला गया था। उसे यह अजीब लगा था कि विवियन अपार्टमेंट में थी जबकि एरिक कहीं नहीं मिला। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि वे शायद बस अपना काम निपटा रहे होंगे, लेकिन उसका दिल उसे बताता रहा कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ से कहानी ठीक वैसे ही आगे बढ़ी जैसे ब्लेक ने हॉस्पिटल में एरिक को समझाया था। साथ ही मेलिसा ने एरिक को बलि का बकरा क्यों बनाया, इसकी असली वजह भी बताई थी। वजह आसान थी, एरिक परिवार में सबसे ज्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला बच्चा था और जैसा कि पता चला, बिना कोई सवाल पूछे उन्होंने एरिक को तुरंत बाहर निकाल दिया और जेसन का पक्ष ले लिया। तो ऐसा ही हुआ, जेड ने कहा। तुमने अपनी आंखों से देखा, एरिक को बाहर निकालने के बाद भी मैं घर पर ही थी और वे मुझे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। लॉजिकली सोचो, तुम दोनों। उनकी नज़र में जेसन को धोखा देने वाली मैं ही थी, न कि दूसरी तरफ। फिर भी बेगुनाह को पहले बाहर निकाल दिया गया। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? मेलिसा ने सीरियसली पूछा। इस तरह से देखने पर नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता, जेड ने जवाब दिया। जानना चाहती हो क्यों? आंटी वेनेसा शुरू से ही एरिक से छुटकारा पाना चाहती थीं। वजह, वह अपने असली पिता जैसा दिखता है, अंकल मार्टिन जैसा नहीं। अभी समझो, मेलिसा ने पूछा। तो ये सब तो बस एक बहाना था? रूबी ने पूछा। हाँ, और जिस पल मैंने कहा कि मैं एरिक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, यहाँ तक कि उसे अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो भी दिखाई, उसी पल आंटी वेनेसा ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या मैं सही हूँ? तुम दोनों को ज़रूर याद होगा क्योंकि तुम वहीं थे, मेलिसा ने जवाब दिया। जेड और रूबी चुप हो गईं। उन्हें वही घटना अच्छी तरह याद आ रही थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी उलटपुलट कर दी थी। मेलिसा ने कहा, बात साफ करने के लिए, एक हफ्ते पहले जेसन के साथ मेरे टेक्स्ट देख लो। तुमने भी उन्हें नहीं देखा है ना एरिक? तुम भी देख लो। उसने अपना स्मार्टफोन आगे बढ़ाया, जिसमें उसके और जेसन के बीच का चैट लॉग दिखा। एरिक ने उसे उठाया, फिर जेड और रूबी के साथ उसे पढ़ा। एरिक थोड़ा कांप गया, अपनी आंखों से ये देखकर पक्का हो गया कि परिवार के घर से उसका निकाला जाना कोई अचानक नहीं था। नहीं, यह सिर्फ मेलिसा का किया धरा था, यह शुरू से ही एक प्लान बनाया हुआ सेटअप था। जेसन ने साफ साफ कहा कि वह एरिक को घर से निकालने के लिए एक सीन करना चाहता था। उसका मकसद, मार्टिन ने अपनी विल में बदलाव करके एरिक को शामिल किया था, जिसे पहले बाहर रखा गया था, और उसे जेसन और रूबी के साथ बराबर हिस्सा दिया था। असली प्लान बस एरिक को फंसाना था और उस वीडियो में जो आदमी था वह ब्लेक बिल्कुल नहीं था, बल्कि खुद जेसन था। लेकिन जेसन ने जिस बात पर भरोसा नहीं किया था वह ये थी कि मेलिसा दावा कर रही थी कि वह एरिक के बच्चे की मां बनने वाली है, और जब उसने अल्ट्रासाउंड का सबूत देखा तो उसका दिखावटी गुस्सा असली गुस्से में बदल गया। हम्फ, एरिक ने पढ़ते हुए धीरे से कहा। जेड और रूबी एरिक को घूर रहे थे, उसके अजीब रिएक्शन से चौंक गए और यह भी कि उसके चेहरे से लग रहा था कि वह बिल्कुल भी परेशान नहीं है। क्या तुम ठीक हो? रूबी ने पूछा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने ये कहानी पहले ही कैलिब से सुन ली है? जेड ने पूछा। हाँ, लेकिन वह ब्लेक की तरफ से था, मेलिसा की तरफ से नहीं, क्योंकि उस समय मेलिसा हॉस्पिटल में कोमा में थी, एरिक ने जवाब दिया। हाँ, तो अब तुम समझ गए एरिक, उन्हें आंटी वेनेसा और जेसन का अगला कदम दिखाओ। ओह हाँ, जब तुम ये कर ही रहे हो तो उन्हें ये भी दिखाओ कि जेसन ने रूबी के साथ क्या करने का प्लान बनाया था, मेलिसा ने आराम से कहा और मुस्कुराते हुए सोफे पर पीछे झुक गई। एरिक ने मेलिसा का स्मार्टफोन जेड और रूबी को दिया, जिसमें सब कुछ दिखाया गया था। उनके चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई और हर लाइन पढ़ने के साथ उनका चेहरा और भी उदास होता गया। जैसे ही उसने पढ़ना खत्म किया, रूबी ने अपना फ़ोन निकाला और कॉल किया। नमस्ते पापा, रूबी ने पूछा। क्या हुआ रूबी? मार्टिन ने शांति से पूछा। आप अभी कहाँ हैं पिताजी? रूबी ने पूछा। मैं होटल में हूँ, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मार्टिन ने पूछा, उसकी आवाज़ चिंता में बदल गई। कुछ नहीं, जब तक तुम ठीक हो, बस यही मायने रखता है, रूबी ने जवाब दिया। मार्टिन काफ़ी देर तक चुप रहा, बातचीत रोक दी। स्पीकर से उसकी सांसों की आवाज़ और कीबोर्ड कीज़ की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ठीक है, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, मुझे अभी भी काम पूरा करना है। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें वापस कॉल करूँगा, मार्टिन ने कहा। ठीक है पापा, बाहर ध्यान रखना, कहीं अकेले मत जाना, रूबी ने कहा।
मुझे पता है, बाय, मार्टिन ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। लाइन कट गई और रूबी ने राहत की सांस ली। फिर उसने अपनी नज़र मेलिसा की तरफ घुमाई। उसके चेहरे पर कई तरह के इमोशंस थे। ठीक है, मैंने पढ़ लिया, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? तुम भी जेसन जितने ही दोषी हो, है ना? रूबी ने पूछा। जैसा मैंने कहा, मैं यहाँ नौकरी मांगने आई थी और साथ ही तुम लोगों को जेसन की पकड़ से सुरक्षित रखने के लिए भी। समझे? मेलिसा ने जवाब दिया। जेड और रूबी दोनों को याद था कि उनके परिवार के खिलाफ वह घटिया हरकत करने से पहले मेलिसा कैसी थी। उनकी यादें एरिक जैसी ही थीं। मेलिसा कभी भी गुस्सैल नहीं रही थी। वह हमेशा उनके साथ अपने छोटे भाई बहनों जैसा बर्ताव करती थी और कभी भेदभाव नहीं करती थी। ठीक इसी तरह वह ये सूंघ लेती थी कि उनके घर में कुछ गड़बड़ है। फिर जेड ने अपना सिर हिलाया और उसकी नज़रें मेलिसा पर टिक गईं। फिर भी इससे तुम अच्छे इंसान नहीं बन जाते, जेड ने कहा, हालांकि अब उसका लहजा आरोप लगाने वाला नहीं था। खैर, इस दुनिया में कोई भी सच में अच्छा नहीं है। हर कोई साजिश, मतलबीपन और मैनिपुलेशन में फंसा हुआ है। अच्छाई का भी फायदा उठाया जाता है और उसे वैसे भी तोड़ मरोड़ दिया जाता है। मेलिसा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपने बिना चोट वाले कंधे को हल्के से सिकोड़ते हुए कहा। मेलिसा की बातें सुनकर जेड और रूबी, जो दोनों बोलने ही वाली थीं, ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मेलिसा ने जो कहा वह सच था, और बेशक वे अपने बारे में भी ऐसा ही महसूस कर रही थीं। उनमें से कोई भी अपनी गलती माने बिना किसी और पर उंगली नहीं उठा सकती थी। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। फिर रूबी ने अपना हाथ टेबल पर रखा। उसकी उंगलियां पॉलिश की हुई सतह पर कसकर मुट्ठी बन गईं। वह कमीना जेसन, वह बहुत आगे निकल गया है। उसने मॉम को मैनिपुलेट किया और मॉम ने 2 बार भी नहीं सोचा। वह जो चाहता था वह करती रही, जब तक कि इससे जेसन खुश रहे, रूबी ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा। जेड ने पूछा, क्या वह अभी जेल में नहीं है? क्योंकि उसने विवियन के पार्ट टाइम सुपरमार्केट में उससे मिलने की कोशिश करते समय उस रोक के आदेश को तोड़ा था। हाँ, पापा ने यही कहा था, रूबी ने जवाब दिया। हम अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तुम्हें मेरे यहाँ नौकरी ढूंढने की ज़रूरत तो नहीं है ना मेलिसा? एरिक ने उसकी तरफ सिर घुमाते हुए पूछा। जेसन को कम मत समझो। वह दुनिया के सामने मीठा चेहरा दिखा सकता है, जबकि अंदर से सड़ रहा है। इसके अलावा मेरी उससे एक पर्सनल बात है, इसलिए प्लीज़ मुझे यहाँ नौकरी दे दो और मैं वादा करती हूँ कि मैं ऊपर रहने वाली तुम्हारी लड़कियों के साथ तुम्हारे रिश्ते में दखल नहीं दूंगी। मेलिसा ने आगे झुकते हुए बहुत सीरियस होकर कहा। एरिक ने बहुत देर तक सोचा। वह अपने पास जेड और रूबी को देखने के लिए मुड़ा। जाहिर है दोनों के चेहरे पर चिंता थी और वे मेलिसा की रिक्वेस्ट पर उसके जवाब का इंतजार करते हुए उसकी ओर मुड़ी। अध्याय 156, रेखा खींचना। कमरे में थोड़ी देर की खामोशी छा जाने के बाद एरिक ने एक और गहरी सांस ली। फिर उसने मेलिसा से आंखें मिलाईं। उसकी नज़र तेज और चुभने वाली थी। मुझे माफ़ करना मेलिसा, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता, एरिक ने शांत और संयत आवाज़ में कहा। एरिक की बातें सुनकर जेड और रूबी साफ तौर पर रिलैक्स हो गईं। पहले से थोड़ी ज़्यादा आराम महसूस कर रही थीं। लेकिन मेलिसा के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वह एरिक पर भरोसा कर रही थी कि वह उसे हाय करेगा। फिर भी कुछ ही सेकंड में उसने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान वापस ला दी और फिर से शांत हो गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? मेलिसा ने पूछा। क्या तुमने नहीं कहा था कि अब हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है? उसने आगे कहा। एरिक ने जवाब दिया, हाँ सही है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मुझे उम्मीद है कि हमारे रास्ते फिर कभी नहीं मिलेंगे या ओवरलैप नहीं होंगे। मेलिसा ने एरिक को गहरी, तीखी नज़र से देखा। उसकी आंखें उसके भावहीन, पत्थर जैसे ठंडे चेहरे पर घूम रही थीं। फिर उसने मजाक उड़ाया और धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें एक बार फिर एरिक पर टिका दीं। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्या तुम मुझे माफ़ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो? मेलिसा ने धीरे से पूछा। एरिक चुप रहा, सच में उसके सवाल पर सोच रहा था। उसने जवाब के लिए अपने दिल में टटोला। सच कहूं तो इस समय उसे मेलिसा के लिए बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हुआ, न नफरत और न ही इसका उल्टा। वह हल्का सा मुस्कुराया और उसकी तरफ देखा। मैं तुमसे नफरत नहीं करता और मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया है, एरिक ने आसानी और शांति से जवाब दिया। तो फिर क्यों? मेलिसा ने पूछा। उसके चेहरे पर आखिरकार परेशानी साफ दिख रही थी। एरिक ने सपाट जवाब दिया, जवाब बुनियादी और सरल है, मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कमरे में अचानक पूरी तरह सन्नाटा छा गया। जेड और रूबी बिना कुछ कहे एरिक की तरफ देखने लगीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर तुम मुझे माफ़ भी कर दो तो भी तुम मुझ पर कभी भरोसा नहीं कर पाओगे, मेलिसा ने जवाब दिया। उसकी आवाज़ धीमी और थोड़ी कांप रही थी। बिल्कुल सही, मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ चले जाओ, एरिक ने कहा। मेलिसा चुपचाप बैठी रही। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन वैसा ही था और उसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी। फिर भी उसकी आंखों में आंसू थे जो गिरने का नाम नहीं ले रहे थे।
फिर उसने धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाया, अपनी छड़ी का सहारा लेकर। ठीक है, मैं समझ गई। अंदर ही अंदर मुझे शुरू से ही इसी जवाब की उम्मीद थी। मुझे लगता है कि मैं बस एक शॉट ले रही थी। हाँ हाँ, मेलिसा ने दुखी होकर कहा। एरिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक ठंडी शांत मुस्कान बनाए रखी। फिर बिना अलविदा कहे मेलिसा धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसे खोला और बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाज़ा उसके पीछे बंद हुआ, धप, जेड और रूबी तुरंत एरिक की बाहों में लिपट गईं। अरे क्या हुआ? एरिक ने हैरान होकर पूछा। मैं बहुत घबराई हुई थी, मुझे लगा कि तुम सच में उसे अपने साथ ले जाओगे, जेड ने जवाब दिया। हाँ, मैं भी एक सेकंड के लिए डर गई थी, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, क्या उसने जो हमें दिखाया वह सच है? क्या जेसन और मम्मी सच में डैड को मारने का प्लान बना रहे हैं? रूबी ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा सकता हूँ, एरिक ने जवाब दिया। बिना एक सेकंड बर्बाद किए एरिक ने अपना स्मार्टफोन निकाला, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को नीचे स्क्रॉल किया और एक नाम टैप किया। लेकिन इससे पहले कि लाइन कनेक्ट हो पाती, अरे तुम लोग यहाँ क्यों हो? बाहर से मेलिसा की ऊंची आवाज़ आई। एरिक ने कॉल खत्म की और बाहर चला गया। जेड और रूबी उसके ठीक पीछे चल रहे थे। जब वे बाहर निकले तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। मेलिसा के सामने केटी, माइक और कैलिब खड़े थे, साथ में नॉमन और 2 पुलिस ऑफिसर थे जो उसका रास्ता रोक रहे थे। नॉमन ने कहा, माफ़ करना मिस मेलिसा, लेकिन हमें मिस्टर मेसन के चल रहे केस के बारे में आपका स्टेटमेंट चाहिए, जो अभी हाउस अरेस्ट में ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर मेसन ने मिस्टर पॉल द्वारा किए गए गबन की डिटेल वाले कई डॉक्यूमेंट दिए हैं और रीइंबर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट करने वाली पार्टी के तौर पर आपके साइन फॉर्म पर साफ साफ प्रिंट हैं। हमें आपका वेरिफिकेशन चाहिए, खासकर इस बारे में कि क्या आपने उस फॉर्म पर साइन किया था, क्योंकि आपकी स्थिति से पता चलता है कि आपके पास ऐसा करने का अधिकार या कारण नहीं होना चाहिए था। हम बहुत अच्छा, मैं अपना स्टेटमेंट देने के लिए आपके साथ आऊंगी, मेलिसा ने शांति से जवाब दिया। उसे पूरी तरह पता था कि पुलिस क्यों आई थी। एक और बात, मैडम, मुझे आपको वापस हॉस्पिटल ले जाना है। जब आपके कमरे के बाहर 3 ऑफिसर तैनात थे तो आप फिर से कैसे निकल गईं? नॉमन ने पूछा। मेलिसा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफ़ करना ऑफिसर, लेकिन आज ही मेरे पास मौका था। ठीक है, प्लीज़ आगे बढ़ो तुम दोनों, मिस मेलिसा को हॉस्पिटल वापस ले जाओ। मैं यहाँ अपनी बात खत्म करने के थोड़ी देर बाद आऊँगा, नॉमन ने ऑर्डर दिया। समझ गया लेफ्टिनेंट, एक पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया। 2 ऑफिसर्स की मदद से मेलिसा को लिफ्ट में ले जाया गया। दरवाजे बंद होने से ठीक पहले उसने एरिक की तरफ उदास नज़र से देखा और हल्की सी मुस्कान दी। एरिक चुप रहा, उसने हल्के से सिर हिलाया। उनके जाने के बाद एरिक ने अपनी नज़र केटी, माइक और कैलेब की तरफ घुमाई, साथ ही उनके पास खड़े नॉमन की तरफ भी। मिस मेलिसा के बारे में एक अर्जेंट मामला है जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। क्या आपके पास थोड़ा समय है? नॉमन ने सीधे पूछा। ठीक है ऑफिसर नॉमन, चलो अंदर चलकर बात करते हैं, एरिक ने कहा। वे सब वापस कमरे में आ गए। इस बार रूबी, जेड और माइक सबसे आखिर में बैठे, जबकि एरिक, केटी, कैलेब और नॉमन एक दूसरे के सामने बैठ गए। कैलेब को थोड़ा अजीब लगा। शायद मुझे माइक के साथ वहां जाकर इंतजार करना चाहिए, कैलेब ने कहा और खड़ा होना शुरू कर दिया। यहाँ रुको, तुम ठीक वहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए, यहाँ कुछ बातें हैं जो तुम्हें भी सुननी चाहिए, एरिक ने जवाब दिया और कैलेब की कलाई पकड़ ली। और ठीक है, कैलेब ने जवाब दिया, उसके पास वापस बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो ऑफिसर नॉमन, आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते थे? केटी ने पूछा। ठीक है, यह इस तरह है, नॉमन ने जवाब दिया। नॉमन ने आगे बताया कि मेलिसा असल में मेसन और पॉल के खिलाफ चल रहे केस में एक अहम गवाह थी, जिसकी दूसरी सुनवाई अभी चल रही थी, जबकि जमा किए गए नए सबूतों का रिव्यू किया जा रहा था। कोमा से उठने के तुरंत बाद हॉस्पिटल से भागने के बाद उसे अब पुलिस की निगरानी में एक दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मेंटल कंडीशन का भी इलाज चल रहा था। ओह, क्या ऐसा है ऑफिसर? एरिक ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। ये सही है मिस्टर एरिक, लेकिन एक ज़रूरी बात है जो मुझे बतानी है, और यह सीधे तौर पर मिस मेलिसा से जुड़ी है। मुझे यकीन है कि आपको अभी भी वह घटना याद होगी जब आपकी छोटी बहन पर उसके अपार्टमेंट में लगभग हमला हुआ था, नॉमन ने जवाब दिया। एरिक ने जवाब दिया, बेशक मुझे याद है ऑफिसर। नॉमन ने बताया, हमारी पूछताछ और सबूत इकट्ठा करने के बाद हमें पता चला कि अपराधी और जेसन वॉट्स नाम के एक आदमी के बीच सीधा लिंक था। जहां तक मिस मेलिसा के हॉस्पिटल से भागने के मकसद की बात है, मुझे शक है कि उन्हें ड्यूटी पर मौजूद एक ऑफिसर से इस कनेक्शन के बारे में पता चला होगा। इसके बाद उन्होंने अपने पैसे से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया, जो, जैसा कि पता चला, हमारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करता है। जो बातें सामने आई हैं वे बहुत चौंकाने वाली हैं, भले ही हम अभी ऑफिशियली चार्ज लगाने की हालत में नहीं हैं। नॉमन की बातें सुनकर कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। एरिक के बगल में बैठा कैलेब वहीं जम गया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसका जबड़ा लगभग जमीन को छू रहा था।
केटी, जिसने शुरू में नॉर्मन को बैकअप के तौर पर बुलाया था, अगर मेलिसा कुछ अजीब करने की कोशिश करे तो भी उतनी ही हैरान दिख रही थी जब उसने अपना चश्मा नाक पर चढ़ा लिया। नॉर्मन ने अपने ट्रेंच कोट की जेब से एक फाइल निकाली और एरिक को दे दी। सच में, एरिक ने मेलिसा के स्मार्टफोन पर जो कुछ भी देखा था वह रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था। दूसरे शब्दों में, एरिक के पास जाने से पहले ही मेलिसा पुलिस के पास जाकर सब कुछ रिपोर्ट कर चुकी थी। नॉर्मन ने आगे कहा, हमने वहां के लोकल अधिकारियों को प्रोसेस शुरू करने के लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेज दी है और हमने सीधे मिस्टर मार्टिन वॉच से बात की है। वह भी हमारी निगरानी में हैं, भले ही इनडायरेक्टली, और हमने उन्हें अभी अपने होमटाउन वापस न लौटने की सलाह दी है जब तक कि वहां की पुलिस जांच पूरी नहीं हो जाती। धमाका। एरिक, केटी और नॉर्मन ने कैलेब की तरफ देखा, जो खड़ा होते ही टेबल पर जोर से हाथ पटकने लगा। यहां तक कि माइक, जेड और रूबी भी जो दूर खड़े थे उन्होंने भी अपना सिर घुमाया। क्या ये सब सच में है? जेसन सच में इतना आगे बढ़ गया? मुझे पता था कि वह मतलबी है और हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन अंकल मार्टिन को मारना, क्या उसके पास कोई दिमाग नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है? कैलेब ने गुस्से में पूछा। उसके बिखरे हुए लंबे बालों के नीचे उसका चेहरा लाल हो गया था। बैठ जाओ भाई, शांत हो जाओ, एरिक ने कहा और खड़े होकर कैलेब को वापस अपनी सीट पर बैठने के लिए कहा। और तुम ये सब सुनकर इतने शांत कैसे रह सकते हो? कैलेब ने एरिक को घूरते हुए पूछा। आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? अभी एक सेकंड पहले मैं गुस्से में अंकल जो को फ़ोन करने वाला था। अब मैं खुश हूं कि मैंने वह फ़ोन नहीं किया, एरिक ने मजबूती से जवाब दिया। कैलेब ने एरिक को घूरा, उसे एहसास हुआ कि वह सही था। अभी वे सब कुछ पुलिस के हाथ में छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। कैलेब धीरे से वापस बैठ गया, उसके पीछे एरिक भी बैठ गया, जो एक बार फिर उसके बगल में बैठ गया। इसके बाद बेहतर होगा कि तुम मुझे पूरी कहानी बताओ, कैलेब ने कहा। वह अभी भी काम रहा था। ठीक है ठीक है, इसके ठीक बाद एरिक ने जवाब दिया। तो आगे क्या होगा ऑफिसर नॉर्मन? केटी ने बातचीत को वापस ट्रैक पर लाते हुए पूछा। नॉर्मन ने जवाब दिया, हमें अभी तक वहां के अधिकारियों से कोई फॉलो अप रिपोर्ट नहीं मिली है, इसलिए हम अभी उनके अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ गया। और अभी सीजेआर के 2 अधिकारियों का क्या स्टेटस है? केटी ने पूछा और अपने बगल में बैठे कैलेब और एरिक का ध्यान रखते हुए बात बदल दी। इसके बाद नॉर्मन ने केटी के साथ 2 सीजेआर अधिकारियों से जुड़े केस के डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में बताया, जो ध्यान से सुन रही थी। कैलेब रूबी की ओर मुड़ा। पागल जेसन का दिमाग खराब हो गया है, वह न सिर्फ अंकल मार्टिन को मारने और तुम्हें फिर से फंसाने का प्लान बना रहा था, बल्कि वह रूबी को भी चोट पहुंचाने वाला था। वह सचमुच तुम्हारे परिवार की दौलत का एक एक पैसा छीनना चाहता है, कैलेब ने एरिक पर गुर्राते हुए कहा। हाँ, काफ़ी हद तक, एरिक ने सहजता से उत्तर दिया। और तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है, कैलेब ने जवाब दिया। एरिक ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस ऐसा लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, और न ही यह इस पर सोचने की मेरी जगह है। इसका क्या मतलब है? कैलेब ने पूछा। एरिक ने जवाब दिया, आपको ये बाद में मिल जाएगा, लेकिन अभी मुझे आपसे एक मदद चाहिए। किस तरह का एहसान? कैलेब ने पूछा। एरिक ने कैलेब को कंधे से खींचा और उसके कान में फुसफुसाने के लिए उसके पास झुका। कैलेब की आंखें चौड़ी हो गईं और वह पूरी तरह से अविश्वास से एरिक को घूरने लगा। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? कैलेब ने पूछा। हाँ, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि चीज़ें कैसे होती हैं, एरिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अध्याय 157, साम्राज्य का विस्तार। 3 दिन जल्दी जल्दी बीत गए। एरिक उस समय स्टोन एंड फ्रेंड्स लॉ फर्म के ऑफिस में था, रिचर्ड के ठीक सामने सोफे पर बैठा था और केटी उसके बगल में थी। कॉफ़ी टेबल पर 3 मोटे बाउंड कॉन्ट्रैक्ट रखे थे, जिनमें एरिक और ट्रिनिटी के बीच पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, जिसे एरिक की ओनरशिप हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए बनाया गया था। रिचर्ड और केटी ने शांति से डॉक्यूमेंट्स देखे, जबकि एरिक चुपचाप इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने उन्हें पिछले दिन ही केटी को फॉरवर्ड करने से पहले पढ़ लिया था। रिचर्ड ने पढ़ते हुए कहा, जहां तक मैं समझ सकता हूं, इस एग्रीमेंट में बताई गई शर्तें पक्की लगती हैं, लेकिन कुछ बातों में बदलाव की ज़रूरत है। हम उन्हें एरिक की कंपनी में 10% हिस्सा रखने की इजाज़त नहीं दे सकते, जबकि एरिक के पास उनकी कंपनी में सिर्फ 5% हिस्सा है ना सर? केटी ने पूछा। रिचर्ड ने कहा, सच में ये बहुत ज़्यादा है। जब वे लोग सप्लाई कर रहे हैं तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एरिक का है। हम उनकी लीगल टीम को बातचीत के लिए बुलाएंगे। प्लीज़ यह उन्हें वापस भेज दें और उन्हें बता दें कि हम मिलना चाहते हैं। केटी ने कहा, करूंगी, मैं तुरंत एक जवाब का ड्राफ्ट तैयार करूंगी जिसमें उन चीज़ों की आउटलाइन होगी जिन पर हमें बातचीत करनी है। हमें उन डिटेल्स को सुलझाना होगा ताकि एक तरफा डील के बजाय आपसी सहमति बन सके। तो बाकी क्लॉज आपको ठीक लग रहे हैं मिस्टर रिचर्ड? एरिक ने पूछा। रिचर्ड ने जवाब दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वे स्टाफ दे रहे हैं, लेकिन हायरिंग के सारे फैसले आखिर में आपके या आपके अपॉइंट किए गए सीईओ के हाथ में हैं। ओह ठीक है,
वह किसी भी मिनट आ जाएगा, एरिक ने अपने स्मार्टफोन स्क्रीन पर समय देखते हुए जवाब दिया। ठीक उसी समय जैसे ही एरिक ने अपना स्मार्टफोन वापस टेबल पर रखा, नॉक नॉक, रिचर्ड के दरवाजे पर दस्तक हुई। माइक ने दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। माफ़ कीजिए सर, मिस्टर कैलेब यहाँ हैं, माइक ने कहा। उसे अंदर भेजो, रिचर्ड ने कहा। जी सर, माइक ने जवाब दिया। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया और रिचर्ड ने डॉक्यूमेंट पकड़े हुए एरिक की ओर देखा। तो आपकी नई कंपनी का नाम इलियट्स प्रोडक्शन है ना? रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ सर, ये देखते हुए कि बिल्डिंग असल में मेरे दादाजी की थी, एरिक ने आराम से जवाब दिया। हम अच्छा, मुझे ये सुनकर खुशी हुई। और बिजनेस सिर्फ रिकॉर्डिंग और प्रोडक्शन तक ही सीमित नहीं रहेगा, है ना? रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एरिक को एक जानी पहचानी नज़र से देखा। एरिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर इसमें होल्डिंग्स भी होगी, हालांकि मैं आखिरकार एक अलग डिवीजन बनाऊंगा, भले ही वह उसी बिल्डिंग से ऑपरेट हो। नई फैसिलिटी में काफ़ी जगह है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। यही वजह है कि ट्रिनिटी को आपकी कंपनी में ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं रखनी चाहिए। अब केटी, रिचर्ड ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। जी सर, केटी ने पूछा। आप वहाँ लीगल अफेयर्स के डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे, इलियट्स प्रोडक्शन और होल्डिंग्स दोनों को देखेंगे। कैसा लग रहा है? रिचर्ड ने पूछा। हम क्या आप सीरियस हैं सर? मैं तो बस इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने और यहाँ अपना इस्तीफ़ा देने ही वाली थी, केटी ने जवाब दिया। मैंने यह बात पहले ही समझ ली थी। वैसे भी एरिक के सारे लीगल मामले तो तुम्हें पहले से ही संभालने की आदत है। मेरे पास माइक है, मेरा नया असिस्टेंट, रिचर्ड ने केटी के कंधे पर भरोसा दिलाते हुए हाथ रखते हुए जवाब दिया। समझ गया सर, धन्यवाद, केटी ने सम्मान से सिर हिलाकर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई और वह खुल गया। माइक के साथ कैलेब अंदर गया। एरिक और केटी कैलेब को देखकर सच में हैरान रह गए। अब उसके बाल छोटे थे, उसकी दाढ़ी करीने से कटी हुई थी जो लगभग गायब ही थी, और साफ सुथरे कपड़े थे जो उसके हमेशा के बिखरे हुए लुक से बिल्कुल अलग थे। बस एक चीज़ जो गायब नहीं हुई थी, वह थी उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे। वाह, एरिक ने बुदबुदाया जब कैलेब उसके बगल में बैठ गया। क्या? कैलेब ने पूछा। एरिक ने जवाब दिया, आप, मैं इसे कैसे कहूँ, सच में हैंडसम लग रहे हैं। ये सब एवरी का काम है। छोड़ो इसे, इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैलेब ने शर्माते हुए जवाब दिया। ठीक है, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जिसे हमने मिलकर तैयार किया है। आप इसे देख सकते हैं, केटी ने कैलेब को डॉक्यूमेंट देते हुए कहा। कैलेब ने शुरू से ही इसे अच्छी तरह से देखा, पिछले हिस्से को देखने के लिए पन्ने पलटे। लेकिन जैसे ही वह तीसरे पेज पर पहुंचा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसका जबड़ा कस गया। फिर उसने अपने सामने रिचर्ड को देखा, फिर रिचर्ड के बगल में केटी को, और आखिर में अपना सिर घुमाकर एरिक को घूरा। आप मुझे 10% हिस्सेदारी दे रहे हैं? कैलेब ने पूछा। हाँ, ये पूरी तरह से सही है, एरिक ने जवाब दिया। कैलेब ने पूछा, क्या यह आम बात नहीं है कि एक नॉन ओनर सीईओ को सिर्फ 5% मिलता है? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें 10% दे रहा हूँ, एरिक ने जवाब दिया। एरिक का शांत चेहरा देखकर कैलेब चुप रह सका। एक तरफ तो वह बहुत खुश था, लेकिन दूसरी तरफ उसे लगा जैसे एरिक ने उसे एक कोने में धकेल दिया है, जबकि उसे अभी भी शक था कि उसमें एक अच्छा सीईओ बनने के लिए ज़रूरी गुण है या नहीं। जब कैलेब चुपचाप बैठा रहा तो एरिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो, ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और केटी भी हमारी लीगल अफेयर्स की डायरेक्टर हैं, तो चिंता की क्या बात है? एरिक ने पूछा। ओह ठीक है, कैलेब ने जवाब दिया और इस विचार को स्वीकार कर लिया। कैलेब ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना फिर से शुरू किया और बाकी क्लॉज को देखने के लिए पन्ने पलटे। फिर केटी ने एरिक की तरफ देखा, जो कैलेब को अपने पास ध्यान से पढ़ते हुए देख रहा था। केटी ने पूछा, फाइनेंस और अकाउंटिंग के लिए क्या आपके मन में डायरेक्टर और उनकी टीम के लिए कोई कैंडिडेट है? हम ठीक है, आप वह डिपार्टमेंट ट्रिनिटी को नहीं दे सकते क्योंकि वह आपके ऑपरेशन का कोर है, रिचर्ड ने बीच में बोलते हुए कहा। एरिक ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और स्क्रीन पर किसी को भेजा हुआ ईमेल दिखाया। केटी और रिचर्ड एरिक के स्मार्टफोन को देखने के लिए झुके। एरिक ने कहा, मेरे मन में एक कैंडिडेट है। हम, ये कौन है? ईमेल एड्रेस देख रहा हूँ, सीजेआर से कोई है? केटी ने पूछा। एरिक ने कहा, सीजेआर के मिस्टर ऑस्कर, हालांकि उन्होंने अभी तक मेरे ऑफर का जवाब नहीं दिया है। मैंने उन्हें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का रोल निभाने का प्रपोजल दिया था। मेरा कारण ये था कि उस समय वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स पर सीटी बजाने में वे बहुत काबिल साबित हुए थे, भले ही वे उस समय सिर्फ एक डिपार्टमेंट हेड थे। ओह हाँ, मैं उसे उस हाल के केस की वजह से जानती हूँ, तुमने उसे भर्ती किया था? केटी ने पूछा। क्लोई और मिस्टर ब्राउन की सिफारिश पर, एरिक ने जवाब दिया। ये तो बहुत बढ़िया है, उसके साथ काम करना आसान है। क्या वह अपनी टीम भी साथ ला रहा है? केटी ने पूछा। हाँ, मैंने यही मांगा था। मैं फाइनेंशियल मामले ट्रिनिटी की टीम को नहीं दे सकता।
क्योंकि वे सिर्फ इलियट के प्रोडक्शन के फाइनेंस ही नहीं संभालेंगे, है ना? एरिक ने पूछा। हम सच है, अब तुम अपने पिता की तरह सोचने लगे हो, रिचर्ड ने एरिक को घूरते हुए कहा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे पिता को नहीं जानते? एरिक ने पूछा। रिचर्ड ने साफ साफ जवाब दिया, हाँ, पर्सनल लेवल पर तो नहीं, लेकिन हम अक्सर साथ काम करते थे। ठीक है, मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करूंगी और उसे सीधे आपकी तरफ से ईमेल करूंगी, ठीक है? केटी ने पूछा। एरिक ने जवाब दिया, अच्छा लगा, धन्यवाद। तो ट्रिनिटी सिर्फ ऑपरेशन और रिक्रूटमेंट के लिए जिम्मेदार होगी? कैलेब ने पूछा। सही है, साथ ही मुझे एक मार्केटिंग टीम भी चाहिए। मुझे अभी भी एक काबिल डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। मैंने इस बारे में प्रिया की माँ आंटी लैला से बात कर ली है, एरिक ने जवाब दिया। कोई हैरानी नहीं कि मिस लैला ऑफिस में मुझ पर मुस्कुरा रही थीं। तो तुम सच में उन्हें जानते हो, है ना? कैलेब ने कहा। वह न सिर्फ उसे जानता है, बल्कि वह वहाँ के बड़े छिपे हुए शेयरहोल्डर्स में से एक है, रिचर्ड ने एरिक की ओर इशारा करते हुए कहा। कैलेब ने अपना सिर घुमाकर अपने पास बैठे एरिक को देखा, जो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था, और हैरान नज़रों से उसकी ओर मुड़ा। क्या? एरिक ने पूछा। तो मैं भी इतने समय से तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, कैलेब ने अपने कजिन को घूरते हुए पूछा। हम लगभग अब जल्दी करो, पढ़ना खत्म करो और साइन कर दो, एरिक ने कैलेब के सामने टेबल पर रखे कॉन्ट्रैक्ट की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। कैलेब ने जवाब दिया, जहां तक इस डिपार्टमेंट की बात है, वह आप मुझ पर छोड़ दें। उस इंडस्ट्री में मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और मेरी टीम के कुछ मेंबर्स भी मेरे साथ शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सही, मैं इसे तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ, भाई, एरिक ने कैलेब के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। अब कल तुमने मुझसे जो कहा था, क्या तुम सच में मेलिसा को दूसरी मंजिल पर एक दुकान की जगह देना चाहते हो? कैलेब ने पूछा। हाँ, खबर तुम देते हो, मैं नहीं। उसने पहले कहा था कि वह अपनी पेस्ट्री की दुकान चलाना चाहती है। खैर, कम से कम इस तरह वह कल की तरह मुझसे नौकरी के लिए परेशान तो नहीं करेगी, है ना? बस उसे यह मत बताना कि यह खबर मैंने दी है, एरिक ने जवाब दिया। अगर आप ऐसा कहते हैं तो ठीक है, कैलेब ने जवाब दिया। और ठीक है, केटी, मोनिका ने बताया कि उसके पापा हमारे लिए एक लीगल टीम बना रहे हैं। वे पहले से ही सेलिब्रिटी कॉन्ट्रैक्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के केस संभालने में माहिर हैं, इसलिए जब इस मामले की बात आती है तो वे सच में टॉप टियर हैं, एरिक ने केटी की तरफ मुड़कर कहा। ओह, समझ गया, केटी ने सहजता से जवाब दिया। हम मार्लो हैं, उनसे सावधान रहना, वे कभी कभी थोड़े शातिर हो सकते हैं। मैं तुम्हें यह अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बकवास करने के लिए नहीं, रिचर्ड ने सीरियस टोन में कहा। रिचर्ड की बातें सुनकर एरिक, केटी और कैलेब एकदम चुप हो गए। फिर केटी आगे झुकी और एरिक और कैलेब से फुसफुसाकर कहा, राइवल्स, और वे तुरंत उसकी बात समझ गए। उसके बाद वे सब जोर से हंस पड़े और तब तक अपनी बात करते रहे जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो गया। अध्याय 158, नई जमीन पर पुनर्मिलन। स्टोन एंड फ्रेंड्स लॉ फर्म में काम खत्म करने के बाद एरिक कैलेब को एक बार फिर अपनी बिल्डिंग में ले गया। इस बार वे दूसरी मंजिल पर गए, जिसे रिटेल दुकानों के लिए डिज़ाइन किया गया था। उसके दादाजी के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर ने पहले ही आसपास की 3 यूनिट ले ली थी और उन्हें मिलाकर एक ही स्टोरफ्रंट बना दिया था। एरिक अपने दादाजी की दुकान में गया, जो अब नई जगह के अंदर करीने से लगी हुई थी, और कैलेब भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद एरिक ने कैलेब से कहा, एक बार जब एवरी नर्स के तौर पर काम करना शुरू कर देगी तो एक बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर वह कभी यहाँ कोई बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसका स्वागत है। उसने अभी तक ये बात नहीं उठाई है। उसने कहा कि उसकी माँ मदद करने के लिए तैयार है, इसलिए यह कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, कैलेब ने जवाब दिया। मैं समझ गया, उस मामले में हम इन यूनिट्स को भरने के लिए किराएदार ढूंढेंगे। हम खाली जगह को खाली नहीं छोड़ सकते, एरिक ने जवाब दिया। हाँ, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, धन्यवाद यार, कैलेब ने अचानक कहा। किस बात के लिए धन्यवाद? एरिक ने कैलेब की ओर देखते हुए पूछा। कैलेब ने जवाब दिया, आप मुझे यहाँ सीईओ के तौर पर काम करने का मौका दे रहे हैं। मैं इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। ओह, आपका स्वागत है। जब मैं पहली बार इस शहर में आया और आपसे मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि मैं उस समय भी बहुत डरा हुआ था। हे, एरिक ने कहा। हाँ बेवकूफ़, सिर्फ इसी वजह से? कैलेब ने पूछा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने देखा कि आप अपनी पुरानी फर्म में भी कितने डेडिकेटेड थे। ओह, क्या आपने अभी तक इस्तीफ़ा दे दिया है? एरिक ने पूछा। हाँ, मिस्टर अमर और मिस लेला ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी है। अभी मैं 1 महीने के ट्रांजिशन पीरियड में हूँ, जब तक कि मेरा सारा काम मेरे रिप्लेसमेंट को नहीं मिल जाता, कैलेब ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, अच्छी डील, एरिक ने उसे थम्स अप करते हुए जवाब दिया। क्या तुमने उन्हें बता दिया? मेरे यह बात उठाने से पहले ही उन्हें पता चल गया था, कैलेब ने एरिक को घूरते हुए कहा। मैं नहीं, प्रिया थी, एरिक ने सहजता से जवाब दिया। कोई हैरानी नहीं,
एवरी लगभग बेहोश हो गई थी जब उसने सुना कि मैंने यहाँ सीईओ बनने के लिए इस्तीफा दे दिया है। हा, इसीलिए वह तुरंत पागल हो गई और मुझसे बाल कटवाने, दाढ़ी ट्रिम करने और थोड़ी नींद लेने के लिए कहने लगी, कैलेब ने जवाब दिया। हा, कोई हैरानी नहीं कि अब तुम एकदम नए लुक में हो। लेकिन मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, हर दिन दफनाने के लिए तैयार लाश की तरह दिखना तो इससे बेहतर है, एरिक ने जवाब दिया। मुझे अभी भी इस तरह के कपड़े पहनने की आदत नहीं है, बेवकूफ़, कैलेब ने अपने कपड़ों को देखते हुए जवाब दिया। एरिक और कैलेब दरवाजे की तरफ मुड़े। उन्होंने मार्टिन को एंट्रेंस पर खड़े होकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की दुकान में झांकते हुए देखा। वे दोनों तुरंत उसकी तरफ बढ़े, लेकिन चलते चलते। क्या तुमने उसे बुलाया था? कैलेब ने धीरे से पूछा। हाँ, मैंने कल उससे बात की थी और उसे मैसेज किया था कि जब हम वापस जाएंगे तो मैं यहाँ रहूँगा। उसने कल कहा था कि वह आना चाहता है, एरिक ने जवाब दिया। अब तुम दोनों ठीक हो? कैलेब ने पूछा। एरिक ने जवाब दिया, हम क्यों नहीं होंगे? मुझे अब पूरी सच्चाई पता है, भले ही उस पर भरोसा करने और पहले जैसी स्थिति में वापस आने में बहुत समय लगे। हम ठीक है, जब तक आपका दिल भारी न हो, कैलेब ने जवाब दिया। मार्टिन के ठीक सामने रुककर उस आदमी ने एरिक को देखा और फिर अपने पास खड़े कैलेब को। कैलेब को देखते ही मार्टिन के चेहरे पर एक पल के लिए थोड़ा सा बदलाव आया, फिर वह अपने हमेशा वाले शांत व्यवहार में आ गया। इस छोटे से बदलाव को देखकर कैलेब ने अपना हाथ बढ़ाया। आप कैसे हैं, अंकल मार्टिन? कैलेब ने उनका अभिवादन किया। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? जैद ने मुझे बताया कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। मार्टिन ने पूछा। हाँ अंकल, अगले महीने उसकी डिलीवरी है, कैलेब ने जवाब दिया। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मार्टिन ने जवाब दिया। उन्होंने हाथ मिलाना छोड़ दिया और थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया जब मार्टिन ने अपने आसपास देखा। करीने से सजा हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर, जिसकी दीवारों पर इलियट और उसके साथियों की तस्वीरें लगी थीं। आपके दादाजी? मार्टिन ने मुस्कुराते हुए एरिक से पूछा। हाँ, ये सही है, वह मेरे दादा हैं, एरिक ने जवाब दिया। मार्टिन ने जवाब दिया, आप सच में उनकी एनर्जी देख सकते हैं। सच में एक कमाल के इंसान हैं। क्या आप मेरे दादाजी को जानते थे, पिताजी? एरिक ने पूछा। नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल पिता से कुछ बार मिला था और तब वह हमेशा तुम्हारे दादाजी के बारे में कहानियां सुनाते थे, मार्टिन ने जवाब दिया। मैं समझ गया, एरिक ने जवाब दिया। उसके पास शब्द नहीं थे, वह बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था और बस अपने दादाजी की तस्वीर को घूर रहा था। माहौल एक बार फिर भारी और अजीब हो गया और साफ तौर पर अकड़ गया। कैलेब ने अपना मुंह बंद रखा, जिससे तनाव भरी खामोशी और बढ़ गई। फिर मार्टिन ने अपना सिर घुमाकर अपने पीछे कैलेब को देखा। मार्टिन ने पूछा, क्या तुमने सुना है कि तुम्हारे माता पिता तलाक ले रहे हैं? हाँ अंकल, जैद ने मुझे बताया, कैलेब ने संक्षेप में उत्तर दिया। बेशक आपको इसका कारण पहले से ही पता है ना? मार्टिन ने पूछा। हाँ, मुझे इसका कारण कुछ समय से पता है, असल में तब से। इसीलिए मैं आज इस शहर में हूँ, कैलेब ने जवाब दिया, मार्टिन को सीधे देखते हुए, खुद को दोष लेने के लिए तैयार करते हुए। मार्टिन ने जवाब दिया, मुझे पता है, जैद ने मुझे सब कुछ बताया है। उस समय सिर्फ 18 साल की होने के नाते बिना किसी मदद के अकेले यहाँ आना आपके लिए मुश्किल रहा होगा। इसके लिए मुझे अफसोस है कि मैंने उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सब पुरानी बात है अंकल, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी आज जैसी नहीं होती, कैलेब ने जवाब दिया। तुम सही हो, बिल्कुल सही, मार्टिन ने हल्की मुस्कान के साथ कैलेब के ऊपरी हाथ पर थपथपाते हुए कहा। कैलेब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद अंकल, मुझे आगे आकर आपको न बताने के लिए, दोष न देने के लिए। मार्टिन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों दोष दूं? उस समय तुम परिवार को टूटने से बचाने के लिए चले गए थे। ये बात मैं समझ सकता हूँ, मैं इसकी तारीफ करता हूँ अंकल, कैलेब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब बहुत हो गई भारी भरकम बातें, क्यों ना हम बाहर जाकर उन कुर्सियों पर बैठ जाएं जो उन्होंने लगाई हैं? एरिक ने बाहर की जगह की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ तुम सही हो, मार्टिन ने जवाब दिया। वे दुकान से बाहर निकले और हॉल में लगी एक टेबल पर बैठ गए, जिसे विजिटर्स के खाने और आराम करने के लिए बनाया गया था। बैठने के बाद टेंशन पूरी तरह से खत्म हो गई, क्योंकि वे तीनों बिना किसी झंझट के आराम से बातें करने लगे, भारी टॉपिक से दूर रहकर रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान दे रहे थे, खासकर कैलेब के परिवार पर, जो बेसब्री से उसकी बच्ची के आने का इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक बात करने के बाद वे सांस लेने के लिए एक पल के लिए चुप हो गए। फिर मार्टिन ने एरिक की तरफ देखा। तो आप अभी अपनी कंपनी लॉन्च करने की तैयारी में हैं? मार्टिन ने पूछा। हाँ सही है, और वह सीईओ है, एरिक ने कैलेब की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। ओह सच में, ये बहुत बढ़िया है, मार्टिन ने कैलेब की ओर देखते हुए जवाब दिया। खैर ऐसा बिल्कुल नहीं है अंकल, हम दोनों सीईओ हैं, अलग अलग ट्रैक पर हैं, लेकिन एक ही बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, कैलेब ने जवाब दिया। हाँ सच है,
आप इलियट्स प्रोडक्शन चलाते हैं और मैं होल्डिंग्स संभालता हूं, एरिक ने लापरवाही से कहा। बिल्कुल, तो हम दोनों सीईओ हैं, एक आगे एक पर्दे के पीछे, कैलेब ने जवाब दिया। मार्टिन ने जवाब दिया, आप दोनों सच में कमाल के हैं। मुझे आप दोनों पर सच में गर्व है। थैंक्स डैड, एरिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ धन्यवाद अंकल, कैलेब ने कहा। वे दोनों मार्टिन के चेहरे पर शांत भाव देख सकते थे, हालांकि उसकी आंखें उदासी से भारी लग रही थीं। जाहिर है एरिक और कैलेब समझ गए कि मार्टिन एरिक के नए काम से बाहर होने से दुखी नहीं था, बल्कि इसलिए दुखी था क्योंकि वह अपने दूसरे बेटे के बारे में सोच रहा था, जिस पर उसे बहुत गर्व था, लेकिन जिसने उसे सबसे बुरे हाल में पहुंचा दिया था। जेसन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है डैड। वह कभी भी कुछ भी अजीब करने की हिम्मत नहीं करेगा, एरिक ने कहा, ये समझते हुए कि उसके पिता के मन में क्या है। मुझे पता है, लेकिन उसके काम भले ही भरोसे के लायक न हो और माफ़ न किए जा सकें, फिर भी वह मेरा बेटा है, मार्टिन ने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या आप सच में मेलिसा से मिले थे डैड? एरिक ने पूछा। मार्टिन ने जवाब दिया, हाँ। मैं हैरान रह गया जब वह अचानक मेरे होटल में आ गई। पहले तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि मैं जेसन को जानता हूँ, लेकिन उसने जो सबूत मुझे दिखाए वे पक्के थे। इसके अलावा उसी दिन 2 पुलिस ऑफिसर मुझसे मिलने आए और मेलिसा की कही हर बात को कन्फर्म किया। तो अब आप क्या करने का प्लान बना रहे हैं अंकल? कैलेब ने पूछा। मार्टिन ने जवाब दिया, अभी के लिए मैं यहीं शहर में रह रहा हूँ। मैंने ऑफिस को पहले ही बता दिया है कि मैं रिमोटली काम करूंगा, और अगर कोई मीटिंग होती है तो हम उन्हें वीडियो कॉल से ही हैंडल करेंगे। यह एक अच्छा फैसला है अंकल। सच कहूँ तो मुझे लगा कि मैं भी जेसन को जानता हूँ क्योंकि हम साथ साथ बड़े हुए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ करेगा, कैलेब ने जवाब दिया। मार्टिन ने कहा, हम कभी भी सच में नहीं जान सकते कि किसी के दिल में क्या है। लेकिन अभी एक कोने में फंसकर जेसन बिना किसी रोक टोक के अपना असली रंग दिखा रहा है। इसलिए मैं खुद को ये सोचकर कोसना बंद कर रहा हूं कि मुझसे कहाँ गलती हुई। आज हमारे सामने जो जेसन खड़ा है वह साफ तौर पर वह बेटा नहीं है जिसे मैंने पाला पोसा है, भले ही यह सच्चाई मानना थोड़ा मुश्किल हो। वे तीनों फिर से चुप हो गए क्योंकि किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, और उनके दिलों में एक शांत शांति छा गई। अध्याय 159, भविष्य के लिए विकल्प। जब वे चुपचाप बैठे थे, अचानक वे आ गए। एरिक ने मुड़कर देखा तो एमा, प्रिया, क्लोई, मोनिका, हेडी और लॉरा बिल्डिंग में आ रही थीं, जबकि वे अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में थीं। वे सीधे एरिक, कैलेब और मार्टिन के पास गए, जो अभी भी हॉल में आराम से बैठे थे। 6 लड़कियों के पीछे रूबी और तानिया थीं, जिन्होंने भी अलग अलग स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थीं। ओह, तुम लोग वापस आ गए? एरिक ने पूछा। मोनिका ने जवाब दिया, हाँ, हम खुद ही वापस चले आए क्योंकि वह पास में ही है। हाँ, हम बीच में नहीं बोल रहे हैं, है ना? प्रिया ने पूछा और एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। आराम से लो। बिल्कुल नहीं, एरिक ने जवाब दिया। वे सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और एक दूसरे के बगल में रखी कई टेबलों पर बैठ गए। रूबी मार्टिन के बगल वाली सीट पर बैठी और तानिया एम्मा के बगल में बैठी। मुझे लगता है कि अब मैं घर चला जाऊंगा। तुम जैसे जवान लोगों के साथ घूमना ठीक नहीं लगता, मार्टिन ने खड़े होते हुए कहा। रुको, क्यों पापा? रूबी ने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं, वैसे भी मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, मार्टिन ने जवाब दिया। ओह, मैं समझ गई। ठीक है, रूबी ने अपने पिता का हाथ छोड़ते हुए जवाब दिया। तभी रिंग टेबल पर रखे मार्टिन के स्मार्टफोन की घंटी बजी। एरिक, कैलेब, रूबी और बाकी लोगों ने कॉलर की एक झलक देखी, इससे पहले कि मार्टिन उसे उठाता। मार्टिन का चेहरा काला पड़ गया, उसने कॉल साइलेंट किया और स्मार्टफोन अपनी पैंट की जेब में रख लिया। रूबी ने पूछा, जेसन आपको डैड कहकर क्या चाहता है? कुछ नहीं, मार्टिन ने शांति से जवाब दिया। थोड़ी देर में मार्टिन की जेब में रखा स्मार्टफोन फिर से बज उठा। उसने उसे निकाला और स्क्रीन पर देखा, जेसन उसे वापस कॉल कर रहा था, और जाहिर है मार्टिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मना कर दिया। फिर एक और कॉल आया, लेकिन इस बार उसके ऑफिस से। जाहिर है, उसने जवाब दिया। यह क्या है? मार्टिन ने पूछा। गुड आफ्टरनून सर, आपको परेशान करने के लिए सॉरी, लेकिन मिस्टर जेसन यहाँ लॉबी में आपसे मिलने आए हैं। मैंने उन्हें बताया कि आप ऑफिस में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उन्हें आपकी अभी की लोकेशन बताऊं। वह यहाँ सीन कर रहे हैं सर, एक औरत ने जवाब दिया जो मैनेजर जैसी लग रही थी। मार्टिन ने सख्ती से कहा, सिक्योरिटी को बुलाओ। अगर वह विरोध करना जारी रखता है तो पुलिस को बुलाओ और गड़बड़ी की रिपोर्ट दर्ज करो। अगर ज़रूरी हुआ तो हम रोक लगाने का ऑर्डर देने पर जोर देंगे ताकि वह ऑफिस आना और परेशानी खड़ी करना बंद कर दे। समझ गया सर, धन्यवाद, महिला ने कहा। कॉल खत्म हो गई और मार्टिन ने अपना स्मार्टफोन वापस अपनी पैंट की जेब में रख लिया। एरिक खड़ा हो गया। एरिक ने कहा, थोड़ी देर बैठ जाए डैड, आप बाद में घर जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल अंकल, बस थोड़ी देर आराम करो, कैलेब ने कहा, जो तुरंत ही खड़ा हो गया।
मार्टिन कंफ्यूज्ड लग रहा था, इसलिए नहीं कि वह रुकना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसे अपने बेटे के बिजनेस में दखल देने का बुरा लग रहा था। एमा ने मार्टिन की बेचैनी समझ ली। वह खड़ी हुई और दूसरी लड़कियों को देखा। चलो पहले ऊपर चलते हैं, ठीक है, एम्मा ने सुझाव दिया। ओह ठीक है, चलो, प्रिया ने भी खड़े होकर जवाब दिया। ठीक है, सहमत हूँ, क्लोई ने कहा। फिर मोनिका, हेडी और लॉरा भी खड़ी हो गईं। एमा ने तानिया को, जो अभी भी हैरान थी, अपने पैरों पर खड़ा किया, जब तक कि तानिया थोड़ी नाराज नहीं दिखने लगी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और प्राइवेट लिफ्ट से सीधे ऊपर चले गए, जो सीधे पेंटहाउस की ओर जाती थी। मार्टिन वापस बैठ गया। मार्टिन ने एरिक से कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी पार्टी खराब कर दी। एरिक ने जवाब दिया, इसकी चिंता मत करो डैड, आखिर वे असल में यहीं रहते हैं, भले ही वे अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। सब कुछ सेट हो जाने के बाद हम यहाँ शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं। हम यहीं रहते हैं? मार्टिन ने हैरान होकर पूछा। रूबी ने जवाब दिया, ऊपर एरिक के रहने के लिए खास तौर पर एक 2 मंजिला पेंट हाउस है डैड। वे भी एरिक के साथ रहते हैं। हाँ अंकल, लेकिन क्योंकि यह ऑफिस जल्द ही खुल रहा है और इसकी तैयारी चल रही है, इसलिए वे अभी तक शिफ्ट नहीं हुए हैं। है ना रिक? कैलेब ने पूछा। हाँ ये सही है, एरिक ने सहजता से उत्तर दिया। एरिक, कैलेब और रूबी को इस बारे में इतनी आसानी से बात करते हुए सुनकर मार्टिन एक पल के लिए चुप हो गया। वह एरिक को घूरता रहा, उस बेटे को पहचानने की कोशिश कर रहा था जिसे वह बचपन से शर्मीला, अजीब और शांत जानता था। आप उनके साथ रह रहे हैं? मार्टिन ने पूछा। हाँ क्यों? एरिक ने उलझन में पूछा। रूबी ने समझाते हुए कहा, उनके माता पिता भी पहले ही मान गए हैं डैड। क्या ऐसा है? मार्टिन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या हुआ पापा, आप बहुत खोए हुए लग रहे हैं, क्या कुछ अजीब हो रहा है? रूबी ने अपने पिता के चेहरे पर नज़र डालते हुए पूछा। मार्टिन ने जवाब नहीं दिया। वह एरिक को तब तक घूरता रहा जब तक एरिक को उसकी नज़रों के नीचे थोड़ा अजीब महसूस नहीं होने लगा। क्या बात है डैड? एरिक ने आखिरकार पूछा। कुछ नहीं, तुम सच में बदल गए हो, मैं तुम्हें मुश्किल से पहचान पाया, मार्टिन ने जवाब दिया। ओह, एरिक उस समय कैसा था अंकल? कैलेब ने स्थिति का जायजा लेते हुए पूछा। उस समय वह हमेशा शर्मीला, शांत रहता था और कभी भी रास्ते से भटकता नहीं था। उन दिनों वह विवियन के आसपास भी अजीब लगता था, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल गया है और जाहिर है मुझे ये देखकर खुशी हो रही है, मार्टिन ने मुस्कुराते हुए साफ साफ जवाब दिया, जो उसके लिए एक बहुत कम देखने वाली बात थी। अपने पिता की बातें सुनकर एरिक ने कैलेब और रूबी से बात करते हुए उस आदमी का चेहरा देखा। इस बार उसने सच में अपने पिता को देखा। उसके पिता ने जो कहा वह सच था, लेकिन ऐसा कुछ भी बाहर से कभी नहीं दिखा था, और जब तक वे उन्हें सच में नहीं जानते, किसी को पता भी नहीं चलता। एरिक मुस्कुराया। भले ही उसे अभी कुछ खास महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी उसे यह जानकर अच्छा लगा कि उसके पिता हमेशा से ध्यान दे रहे थे, तब भी जब वे दूर से देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। अचानक रिंग, मार्टिन का फ़ोन फिर बजा। उसने स्क्रीन पर नीचे देखा और जाहिर है रूबी, एरिक और कैलेब को पता चल गया कि कौन कॉल कर रहा है। इस बार वैनेसा थी। बिना किसी हिचकिचाहट के मार्टिन ने कॉल रिजेक्ट कर दिया और अपना स्मार्टफोन साइलेंट कर दिया। रूबी ने अपने पिता का फ़ोन छीना, उसे खोला और बिना सोचे समझे जेसन, वेनेसा और डेविड के नंबर ब्लॉक कर दिए, फिर डिवाइस उसे वापस दे दिया। रूबी ने कहा, लो, अब वे आपको परेशान नहीं करेंगे डैड। हाँ धन्यवाद, मार्टिन ने जवाब दिया, टेबल पर रूबी का हाथ दबाते हुए। रूबी ने पूछा, तो ये प्रोसेस अभी कितना आगे बढ़ा है डैड? एरिक ने कहा, ठीक है, असल में वे आपसे क्या चाहते हैं? मार्टिन कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपना स्मार्टफोन खोला और अपना ईमेल निकाला। उसने स्क्रीन एरिक और रूबी को दिखाई, दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। ईमेल उसकी लॉ फर्म का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जिसमें मार्टिन की बदली हुई वसीयत पूरी होने की पुष्टि की गई थी, जिसमें सब कुछ खास तौर पर एरिक और रूबी के लिए छोड़ दिया गया था। मार्टिन ने कहा, जेसन ने होम ऑफिस कंप्यूटर पर मेरा ईमेल ज़रूर पढ़ लिया होगा। ओह, मैं समझ गई, रूबी ने कहा। कोई हैरानी नहीं कि वह बार बार तुम्हारा फ़ोन बजा रहा है, यहाँ तक कि मम्मी भी फ़ोन कर रही हैं, उसने आगे कहा। कैलेब ने एरिक की तरफ देखा, जो अपने पिता का नया विरासत का डॉक्यूमेंट पढ़कर पूरी तरह चुप हो गया था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसका चेहरा बहुत गंभीर लग रहा था। क्या हाल है भाई? कैलेब ने पूछा। कुछ नहीं, एरिक ने अपने विचारों से बाहर आते हुए जवाब दिया। फिर एरिक ने मार्टिन की तरफ देखा, जो रूबी से बात कर रहा था। वह थोड़ा आगे झुका और दोनों कोहनियाँ टेबल पर रख दीं। डैड, क्या हम बात कर सकते हैं? एरिक ने पूछा। मार्टिन ने मुड़कर देखा, एरिक के बहुत गंभीर हाव भाव और यह एहसास देखकर कि किसी ज़रूरी बात पर बात करने की ज़रूरत है, वह चौंक गया। उसने एरिक को सिर हिलाया और वे दोनों खड़े होकर दुकान में चले गए। रूबी तुरंत कैलेब की तरफ देखने के लिए मुड़ी। वे किस बारे में बात करने वाले हैं? रूबी ने पूछा। मुझे नहीं पता,
उनके पीछे मत जाओ और जासूसी मत करो, कैलेब ने जवाब दिया, रूबी को चेतावनी देते हुए। ठीक है, मैं समझ गई, रूबी ने सहजता से उत्तर दिया। इस बीच दुकान के अंदर एरिक और मार्टिन डिस्प्ले शेल्फ से टिककर खड़े थे। कमरा एकदम शांत था। क्या बात है, एरिक? मार्टिन ने पूछा। डैड, पहले वाली नई विल, क्या उसे फिर से बदला जा सकता है? मैं आपसे कोई विरासत नहीं लेना चाहता, एरिक ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। मार्टिन एक पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे के भाव से उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि एरिक वसीयत से अपना नाम हटाने के लिए कहेगा। उसे याद आया कि जब उसने उसे बाहर निकाला था तब उसने यही शब्द कहे थे, और जाहिर है एरिक अभी भी उस नतीजे से जूझ रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। मार्टिन ने कहा, मुझे माफ़ करना। उस समय मैंने गुस्से में आकर गलत बात कह दी थी, इसलिए मैंने अपनी वसीयत को अपडेट करके इसे ठीक किया। उस डॉक्यूमेंट में मैंने जेसन के लिए भी $10 छोड़े थे ताकि उसे कुछ मिल सके और आपके या रूबी के हक पर सवाल उठाने का कोई कानूनी आधार न हो। फिर मार्टिन ने अपना सिर उठाया। एरिक को देखकर पूरी तरह हैरान रह गया, बिना किसी नाराज़गी के। बात उस बारे में नहीं है, डैड। मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि भले ही वह कुछ महीने पहले हुआ हो, लेकिन मेरे लिए वह सब पुरानी बात है। मैं आपसे नफरत या गुस्से की वजह से विरासत लेने से मना नहीं कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये सब पहले से ही है। बेहतर होगा कि आप सब कुछ रूबी को दे दें, या अगर आपको लगता है कि रूबी को ये सब नहीं लेना चाहिए, तो मेरा हिस्सा चैरिटी में दान कर दें। मेरा यही मतलब था, डैड, एरिक ने शांति से कहा। ओह, मैं समझ गया। थैंक यू, एरिक, मैं समझ गया, मार्टिन ने कहा, और इस बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। एरिक आगे बढ़ा और अपने पिता को गले लगा लिया, जिन्होंने भी उसे कसकर पकड़ लिया। इस बीच बाहर से देख रहे रूबी और कैलेब उन दोनों को देखकर बस मुस्कुरा दिए। अध्याय 160, दूसरे समूह का जन्म। मार्टिन के होटल लौटने के बाद एरिक ने रूबी और कैलेब को ऊपर उन लड़कियों के साथ बैठने के लिए बुलाया जो पहले ऊपर गई थीं। जब वे पहुंची तो एरिक ने सबको इकट्ठा किया और उन्हें लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा। फिर उसने अपना बैग खोला, एक फोल्डर निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। एम्मा, क्लोई, प्रिया, मोनिका, हेडी और लॉरा फोल्डर को घूर रही थीं, जबकि रूबी और कैलेब के बगल में बैठी तानिया बिना कोई रिएक्शन दिए चुप रही। यह क्या है? क्लोई ने फोल्डर की ओर इशारा करते हुए पूछा। कॉन्ट्रैक्ट्स, आज से द एम्प्रेस ऑफिशियली इलियट्स प्रोडक्शन के अंडर होगी, एरिक ने मुस्कुराते हुए कहा। एरिक की बातें सुनकर मोनिका, क्लोई, प्रिया, हेडी और लॉरा के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। उनकी आंखें चमक उठीं, आंसुओं से चमक रही थीं। अब वे ऑफिशियली एक लेजिटिमेट लेबल वाला साइंड बैंड बन गए थे, ऐसा कुछ जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। बिना कुछ सोचे उन पांचों ने तुरंत फोल्डर उठाया और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। उनके चेहरे खिल उठे, खासकर जब उन्होंने रॉयल्टी स्प्लिट्स, बेस पे और कॉन्सर्ट या टूरिंग के लिए परसेंटेज के बारे में क्लॉज पढ़े। फिर हमेशा की तरह धप, बिना एक और शब्द कहे वे पांचों खुशी से एरिक पर कूद पड़े और उसे गिरा दिया। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स और फोल्डर कॉफी टेबल पर बिखर गए। इस बीच एम्मा ने अपने सामने गिरे एक डॉक्यूमेंट को देखा, उसे उठाया और पढ़ा। रुको, तुमने मेरे, रूबी, जेड और तानिया के लिए भी एक बनाया है? एम्मा ने पूछा जब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये सही है। अरे ठीक है, इसे बंद करो, एरिक चिल्लाया। बिल्कुल नहीं, मोनिका, क्लोई, प्रिया, हेडी और लॉरा एक साथ चिल्लाईं और एरिक के चेहरे पर किस करने में बिजी थीं। कैलेब ने सीन देखकर बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जबकि तानिया और रूबी एरिक के तैयार किए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के लिए एम्मा के पास गईं। उन्होंने उसे पढ़ा और उसकी तुलना द एम्प्रेस के एक कॉन्ट्रैक्ट से की, जो डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में लगभग एक जैसा ही था। ये ऑफिशियल है, रूबी ने कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, हम सच में एक ग्रुप बन रहे हैं, एम्मा ने जवाब दिया। लेकिन हमारे ग्रुप का नाम अभी तक सेट नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ हमारे 4 नाम लिखे हैं, तानिया ने एम्मा के हाथ में रखे डॉक्यूमेंट की ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ, ओह, सच है। एम्मा ने रूबी और तानिया को एरिक और दूसरों के बीच स्टेज नामों के इस्तेमाल के बारे में हुई बातचीत के बारे में बताया। एम्मा की बात सुनने के बाद, ओह, मैं रूबी का उपयोग करके ठीक हूँ, रूबी ने कहा। हम, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? तानिया ने पूछा। हाँ, ये ठीक है, मुझे यकीन है कि जेड को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, रूबी ने जवाब दिया। मैं समझ गई। तो क्या मैं एमरल्ड नाम से जा सकती हूँ? एम्मा ने पूछा। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मिरांडा क्रूज की बेटी हो। अगर फैंस को पता चला कि तुम किसी बड़े फिल्म स्टार की बेटी हो तो बस बेवजह अफवाहें उड़ेंगी। जेड और मैं कोई नहीं है, रूबी ने कंधे उचकाकर और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम, ये सच में सच है, भले ही मैंने खुद इतना आगे नहीं सोचा था। तुम सच में समझती हो कि यह कैसे काम करता है ना? एम्मा ने रूबी से कहा। रूबी ने मुस्कुराते हुए सहजता से जवाब दिया, मैं बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी गॉसिप देखती हूँ। आह, तो ये बात तो पूरी तरह से सही है, हे, एम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
उस मामले में मैं सफ़ायर हूँ, तानिया ने कहा। वह इस पूरे समय गहरी सोच में डूबी हुई थी। एम्मा और रूबी ने अपना सिर घुमाकर तानिया की तरफ देखा, जिसने एम्मा की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। एम्मा ने कहा, ऐसा भी नहीं है कि आप कोई जाना माना नाम है। जो भी हो, अगर तुम्हें स्टेज नेम मिला तो मुझे भी स्टेज नेम मिलेगा, तानिया ने साफ तौर पर नाराज़ होकर जवाब दिया। अच्छा ठीक है, मैं भूल गई थी कि तुम में भी छोटी मोटी बातें हैं, एम्मा ने मजाक उड़ाया। हम इसका क्या मतलब है? तानिया चिल्लाई और उसका गुस्सा फूटने लगा। अरे तुम दोनों इस बात पर क्यों लड़ रहे हो? क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा अगर तानिया का नाम सफ़ायर रखा जाए? हम सभी के नाम जेमस्टोन के नाम पर रखे जाएंगे, बिल्कुल मेरे और जेड की तरह। रूबी बीच बचाव करने के लिए आगे आए। हम अच्छी बात है, एम्मा ने धीरे से कहा। मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन तुम सही कह रही हो रूबी, तानिया ने कहा। एम्मा ने पूछा, क्या जेड के बिना यह मामला सुलझाना हमारे लिए ठीक है? जेड को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब से वह बच्ची थी उसने कभी भी अपने आइडिया नहीं थोपे और हमेशा फ्लो के साथ चलती रही। मुझे यकीन है कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा, कैलेब ने अचानक कहा। रूबी ने जवाब दिया, ईमानदारी से कहूँ तो मैं यह नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अगर उसका अपना भाई ऐसा कहता है तो ठीक है। कैलेब ने कहा, अब ज़रूरी यह है कि आप लोग एक ग्रुप का नाम ढूंढें, क्योंकि वही आपको रिप्रेजेंट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट पर जाएगा। कैलेब आगे बढ़ा, एम्मा, रूबी, जेड और तानिया के ग्रुप के लिए बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट उठाया और उसे पढ़ा। हम ये सच है, द एम्प्रेस के हर मेंबर का अपना अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आइडल ग्रुप्स के लिए थोड़ा फ़र्क होता है। द एम्प्रेस हर व्यक्ति के बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट रखता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, कैलेब ने डॉक्यूमेंट देखते हुए कहा। क्या ये सही है? एम्मा ने पूछा। हाँ, मैं थोड़ा और देखूंगा कि आइडल कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, आप लोगों को ग्रुप का नाम ज़रूर तय करना होगा। यहाँ जहाँ एफिलिएटेड ग्रुप लिखा है वह जगह अभी भी खाली है, कैलेब ने कॉन्ट्रैक्ट की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। मैं समझ गई, तानिया ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। असल में मेरे पास नाम का आइडिया पहले से ही है, लेकिन मैंने इसे लिखने से रोक दिया क्योंकि मैं पहले आप लोगों से बात करना चाहता था, एरिक ने अचानक अपने बिखरे बाल और चश्मा ठीक करते हुए कहा। एम्मा ने क्लोई, मोनिका, प्रिया, हेइडी और लॉरा की तरफ देखा, जो अपने होंठ पोंछ रही थीं, अस्त व्यस्त दिख रही थीं लेकिन खुशी से मुस्कुरा रही थीं। एम्मा का चेहरा तुरंत उदास हो गया। एम्मा ने कहा, तुम लोग अविश्वसनीय हो। जब मैं पीछे थी तब तुमने एरिक को मुझसे छीनने की हिम्मत कैसे की? मोनिका ने कहा, हे सॉरी, मैंने इस बार आपको इनवाइट नहीं किया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, इसके लिए सॉरी, प्रिया ने मजाक में कहा। क्लोई ने कहा, रिलैक्स करो एम्मा, हमने पहले तुम्हारे ग्रुप के लिए एक नाम पर बात की थी और एरिक को बताया था। पहले हमने प्रिंसेस का सुझाव दिया था क्योंकि हम महारानी हैं, लेकिन किसी ने इससे भी बेहतर नाम सुझाया, है ना लॉरा? हेइडी ने पूछा। हाँ नोबेलिया, क्योंकि आपके सभी नाम कीमती रत्न हैं और शाही लगते हैं, इसलिए ये नाम आप पर बिल्कुल फिट बैठता है, लॉरा ने जवाब दिया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। एरिक चुप रहा क्योंकि उसने पहले ही इसे मंजूरी दे दी थी, जबकि कैलेब बस सोफे पर पीछे झुककर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था। मोनिका, प्रिया, क्लोई, हेइडी और लॉरा चुपचाप देख रही थीं। एमा, रूबी और तानिया के रिएक्शन देख रही थीं, जो साफ तौर पर गहरी सोच में डूबी हुई थीं, इतनी कि कमरे में मौजूद हर कोई अपने दिमाग में चल रहे गिया को लगभग सुन सकता था। नोबेलिया, हो, तानिया ने बुदबुदाया। मुझे लगता है यह असल में बहुत अच्छा है, रूबी ने जवाब दिया। ठीक है, छोटा और साफ साफ हम चारों को दिखाता है, एम्मा ने कहा। फिर भी वे तीनों फिर से चुप हो गए, उनमें से किसी ने भी आखिरी कॉल नहीं किया, वे अब भी सोच में खोए हुए लग रहे थे। एरिक ने कैलेब की तरफ देखा, जिसने भी उसे देखा। कैलेब मुस्कुराया और तुरंत एरिक की बात समझ गया। अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर कैलेब ने अपना स्मार्टफोन निकाला, एक नंबर डायल किया, फ़ोन को कॉफ़ी टेबल पर रखा और उसे स्पीकर मोड पर स्विच कर दिया। हेलो, कॉल का जवाब देने के बाद जैड की आवाज़ ने उनका स्वागत किया। जैड, अगर तुम स्टेज नेम इस्तेमाल करने के बजाय अपना नाम रखो, जबकि एम्मा एमरल्ड बन जाए और तानिया सैफायर बन जाए, और तुम्हारे ग्रुप का नाम नोबेलिया हो, तो क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है? कैलेब ने पूछा। एक लंबा ब्रेक था। कमरे में हर कोई बता सकता था कि जैद इस बारे में सोच रही थी, और दूर से बैकग्राउंड में हल्की सी आवाज़ आ रही थी। फिर जैद ने फ़ोन वापस उठाया। क्या बाकी लोग इसमें अच्छे हैं? जैद ने गंभीरता से पूछा। कैलेब ने एमा, रूबी और तानिया की तरफ देखा, जो अभी भी सोच में डूबी हुई लग रही थीं, हालांकि वे साफ तौर पर जैद की राय का इंतजार कर रही थीं। हाँ, वे सहमत हैं, कैलेब ने उत्तर दिया। ओह, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाकी सब राज़ी हैं तो मैं भी राज़ी हूँ। मुझे जाना होगा, मेरी अभी भी क्लास बाकी है, जैद ने जवाब दिया। कॉल खत्म हुई और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कैलेब अपना स्मार्टफोन टेबल पर रखकर सोफे पर पीछे झुक गया और एरिक की तरफ थम्स अप करके देखा।
एरिक ने सिर हिलाकर उसे माना, फिर महारानी के कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठा किए और उन सभी से साइन करने को कहा। जाहिर है क्लोई, मोनिका, प्रिया, हेडी और लॉरा डॉक्यूमेंट्स पढ़ने और साइन करने में बिजी हो गईं और जहां जरूरी था वहां अपना एग्रीमेंट दिखाने के लिए अपने नाम के पहले अक्षर लिखे। फिर एरिक ने एम्मा, रूबी और तानिया की ओर देखा, जो अभी भी हैरान थीं और सोच में डूबी हुई लग रही थीं। तो क्या आप लोग नोबेलिया नाम से खुश हैं? और रूबी और जैद अपने असली नामों से परफॉर्म कर रही हैं, जबकि एम्मा एमरल्ड बन गई है और तानिया सैफायर बन गई है। अगर आप सब तैयार हैं तो मैं ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बना दूंगा। आप जो देख रहे हैं वह सिर्फ एक ड्राफ्ट है, एरिक ने पूछा। एम्मा, रूबी और तानिया ने एरिक की तरफ देखा, उनके चेहरे अभी भी हैरान थे। लेकिन कैलेब ने एक सांस छोड़ी और आगे बढ़ा। कैलेब ने कहा, जैद पहले ही मान गई है, आपने उसे खुद सुना है। एम्मा, रूबी और तानिया ने कैलेब की तरफ देखा, फिर एक दूसरे को देखा। आखिर में वे मुस्कुराए। जैद असल में सिर्फ जैद है, जरा भी नहीं बदली है। लेकिन मैं भी सहमत हूँ, रूबी ने कहा। तानिया ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है, मुझे लगता है कि नोबेलिया नाम बहुत अच्छा है और हम पर अच्छा लगता है, मुझे ये नाम ठीक लगता है। ठीक है एरिक, प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट बना लो। हम नोबेलिया नाम रखेंगे, एम्मा ने मुस्कुराते हुए एरिक को देखते हुए कहा। समझ गया, मैं उन्हें तैयार कर देता हूँ। स्टेज पोजीशन के लिए एम्मा सेंटर में है और रूबी लीड डांसर है, डील। एरिक ने कहा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। एम्मा और रूबी ने धीरे से तानिया की तरफ देखा, जो उनके बगल में सिर झुकाए बैठी थी। एक सेकंड रुको, मुझे ऐतराज़ है, तानिया ने जोर से कहा, जबकि एम्मा और रूबी के हाव भाव से लग रहा था कि उन्हें पहले से ही पता था कि तानिया शिकायत करेगी। इसके साथ ही तीनों अपनी अपनी बात पर सीरियस बहस करने लगीं। एरिक और कैलेब बस सुनते रहे। जब भी लड़कियों की बात नहीं मानी जाती थी, कैलेब जैद को फ़ोन करके बताता था कि वे किस बात पर राज़ी हुई हैं, और जैद तुरंत मान जाती थी, जिससे तीनों के पास बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। हालांकि यह उथल पुथल और पुरानी दुश्मनी से पैदा हुआ था, नोबेलिया आइडल ग्रुप और एरिक का बनाया दूसरा ग्रुप आखिरकार बन ही गया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बने। नीचे कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।